अध्याय 1671। अर्जुन। उसके दिल में एक स्वप्न तितली थी और वह फैंग युन के साथ बहुत देर तक बातचीत करने के मूड में नहीं था, इसलिए उसने मेंग डाई की ओर देखा। फैंग युन ने आह भरते हुए कहा, यह एक लंबी कहानी है, इसे भूल जाओ, उसे धीरे धीरे पचाने दो। बोलते हुए फैंग युन ने मेंग डाई का हाथ पकड़ रखा था। हालांकि इस बार मेंग डाई का उत्साह से जवाब न देना दुर्लभ था। उसने फिर भी अपना सिर नीचे कर लिया और चुप रही। क्या हमें पहले बड़ों से मिलना चाहिए? चलो। फैंग युन ने अर्जुन का अभिवादन किया। अर्जुन ने मेंग डाई की ओर फिर से देखा और कहा, कल। कोई बात नहीं, ये तुम्हारे समय पर निर्भर करता है। फैंग युन ने कहा, आओ भाइयों, फिर से मिलो और थोड़ा और पियो। मूल रूप से अर्जुन आज 4 जातियों के बुजुर्गों से मिलने की योजना बना रहा था, लेकिन ये देखते हुए कि ड्रीम तितली की स्थिति ठीक नहीं थी, उसने इस योजना को स्थगित कर दिया। लोगों के समूह ने जी भरकर शराब नहीं पी। भोज के दौरान ड्रीम बटरफ्लाई हमेशा एक मृत व्यक्ति की तरह रहती थी, जिससे अर्जुन और भी बेचैन हो जाता था। अंततः शाम हो गई और सभी लोग आराम कर रहे थे। अर्जुन ने हाथ में शराब का बर्तन लेकर ड्रीम बटरफ्लाई के कमरे का दरवाजा खटखटाया। अंदर ड्रीम बटरफ्लाई की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी, जिसमें अब कोई मानवीय स्पर्श नहीं था। उसने कहा, वापस जाओ, मैं किसी मेहमान से मिलने के मूड में नहीं हूँ। अर्जुन मुस्कुराया और दरवाजे के बाहर कहा, क्या मिस मेंग डाई चिंतित हैं? मैं ड्रैगन घाटी के कुछ मनुष्यों में से एक हूँ, आप मुझे क्यों नहीं बताते? स्वप्न तितली की आवाज बहुत शांत थी, तुम्हें बताना बेकार है। मेंग डाई, ये भावुक लड़की शायद ही कभी इतनी उदासीन रही हो। अर्जुन को लगा कि हालात ठीक नहीं हैं। उसने कहा, कुछ ही दिनों में मैं 6 सम्राटों की दुनिया की सैर पर जा रहा हूँ। शायद मैं फिर कभी वापस नहीं आ पाऊंगा। चलो इसे मिस मेंग डाई के साथ मेरी आखिरी मुलाकात कहते हैं। प्लीज मुझे एक चेहरा दिखाओ। कमरे से एक आह की आवाज आए और कहा, अंदर आ जाओ। अर्जुन हाथ में शराब का जग लिए अंदर आया। स्वप्न तितली मेज पर बैठी थी, उसकी आंखें झुकी हुई थीं और उसमें जरा भी चमक नहीं थी। आमतौर पर वह अर्जुन से उत्सुकता से जरूर पूछती कि वह किससे मिलने जा रहा है और वापस क्यों नहीं आ सकता, लेकिन आज मेंग डाई को जरा भी दिलचस्पी नहीं थी और उसने कुछ भी नहीं पूछा। वास्तव में क्या हुआ? स्वप्न तितली ने कुछ नहीं कहा और अर्जुन ने सीधे घूरने और पूछने की हिम्मत नहीं की। वह अकेले ही पीता रहा। उसकी आंखें ड्रीम बटरफ्लाई को घूरती रहीं। काफी देर बाद स्वप्न तितली ने आह भरते हुए कहा, क्या आप जानते हैं कि किन परिस्थितियों में किसी व्यक्ति का दिल मर सकता है? अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। मेंग डाई ने कहा, यह कोई और व्यक्ति है, जिसे आपने अपनी आंतों में छेद कर अपने पेट में लटका दिया है, जिसका दिल आपके सपनों से जुड़ा है, वह भी मर चुका है। अर्जुन की ने कहा, मिस मेंग डाई अर्जुन नामक उस व्यक्ति का जिक्र कर रही हैं। अर्जुन ने तुरंत अनुमान लगा लिया। जब मेंग डाई ने अर्जुन शब्द सुना तो उसकी आंखें अचानक धुंधली हो गईं और वह मेज पर रो पड़ी। अर्जुन ने कहा, आपने कहा कि अर्जुन नाम का आदमी मर चुका है। मेंग डाई बहुत देर तक रोती रही और फिर सिसकते हुए बोली, कुछ दिन पहले 6 सम्राटों की दुनिया की राक्षस जाति का कोई व्यक्ति ड्रैगन वैली में आया और एक बहुत बुरी खबर भेजी। अर्जुन को पूरे 6 सम्राटों की दुनिया के लोगों ने ढूंढ निकाला है। शायद वह पहले ही मर चुका है। ऐसे माहौल में उसका जीवित रहना असंभव है। क्या तुमने अर्जुन की लाश देखी? स्वप्न तितली ने अपना सिर हिलाया। क्या किसी ने अर्जुन को अपनी आंखों से मरते देखा है? अर्जुन ने पूछा। स्वप्न तितली ने अपना सिर हिलाया। अर्जुन ने कहा, क्या आप जानते हैं कि अर्जुन इतनी आसानी से मरने वाला व्यक्ति है? मेंग डाई ने फिर भी अपना सिर हिलाया और कहा, लेकिन उस तरह की स्थिति में उसके बचने का मौका कैसे हो सकता है? अर्जुन ने कहा, अगर आप उस पर विश्वास करते हैं तो वह कर सकता है। संयोग से मैं इस बार 6 सम्राटों की दुनिया में जा रहा हूँ। अगर मैं उस अर्जुन से मिलूं जिसका आपने जिक्र किया है तो क्या होगा? क्या तुम्हें उससे कुछ कहना है? मैं उसे बताने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। स्वप्न तितली चुप रही। अर्जुन ने कहा, एक मृत घोड़ा एक जीवित घोड़ा डॉक्टर बन सकता है। क्या होगा अगर? मेंग डाई ने आह भरते हुए कहा, अगर तुम सचमुच उसे देख सकते हो, अगर वह सचमुच मरा नहीं है, तो कृपया उसे ड्रैगन वैली में आकर मुझे ढूंढने के लिए कहो। मुझे उसकी बहुत याद आती है। अगर यह उसके लिए असुविधाजनक है तो मुझे उसका स्थान बताए।
मैं स्वयं जाकर उसे ढूंढ सकता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस उसे देखना चाहती हूँ। मैं संतुष्ट हूँ। अर्जुन की ने कहा, आप फैंग यून से प्यार करते हैं और अपने दिल में अर्जुन और मिस मेंगडाई के बारे में सोचते हैं। मुझे नहीं पता कि मेरे लिए कुछ कहना उचित है या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि आपके लिए ऐसा करना वास्तव में अनुचित है। मेंगडाई ने अर्जुन को घूरते हुए कहा, तुम्हें क्या पता, फैंग यून और मैं उस तरह के रिश्ते में नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। ओह, अर्जुन की ने कहा। मेंगडाई ने कड़वाहट से कहा, जब मेरी गुरु बहुत छोटी थी तो उन्हें राक्षस जाति ने उठा लिया था और गोद ले लिया था। उन्होंने जो दुष्ट ड्रैगन तकनीक सीखी थी वह डार्क नॉर्थ राक्षस जाति से आई थी, और जब वह वयस्क हुई तो वह 6 सम्राटों की दुनिया का पता लगाने चली गईं। इसीलिए मेरे स्वामी ने मुझे ड्रैगन वैली भेजा, जो डार्क नॉर्थ मॉन्स्टर रेस का क्षेत्र है। जहां तक बड़े भाई फैंग यून की बात है, मेरे स्वामी ने उसका ख्याल अपने छोटे भाई की तरह रखा। जब मैं पहली बार ड्रैगन वैली आया था तो मुझे राक्षसी पुरुषों द्वारा बहुत सारे पीछा किए जाने का सामना करना पड़ा। ये बेहद परेशान करने वाला था। बड़े भाई फैंग यून ने हम दोनों को प्रेमी होने का नाटक करने देने के लिए एक शानदार योजना बनाई। हम दोनों मूल रूप से भाई बहन थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से यह कुछ ऐसा ही होगा। अर्जुन काफी देर तक स्तब्ध रहा, फिर बोला, तो जब मैं पिछली बार गया था तो मैंने आपको 100 साल के अच्छे भाग्य की कामना की थी। आप सभी लोग कितनी खुशी से हंस रहे थे। मेंगडाई ने गुस्से से कहा, क्या तुम मूर्ख हो? क्या तुम मूर्ख हो? क्या तुम मूर्ख हो? क्योंकि यह नकली है इसलिए मुझे ये दिलचस्प लगता है। मैं खुद को हंसने से नहीं रोक पाता। अर्जुन को अचानक एहसास हुआ, ये लंबे समय से ऐसा ही चल रहा है। उफ, तुम लोग बहुत शक्तिशाली हो। लगभग सभी को धोखा दिया गया है। मेंगडाई ने अर्जुन की आंखों में देखा और कहा, क्या आपको लगता है कि किसी के लिए दिन रात किसी दूसरे व्यक्ति से प्यार करना संभव है? आपसे झूठ केवल इसलिए बोला जा सकता है क्योंकि आप प्रेम को नहीं समझते। अर्जुन ने सोचते हुए कहा, मुझे सिखाया गया है। वह बहुत आवेगपूर्ण था और उसने तुरंत मेंगडाई को बताया कि वह अर्जुन है। हालांकि ये सोचकर कि वह बाई कबीले में मर सकता है और कभी वापस नहीं आ पाएगा, उसने इस विचार को वापस निगल लिया। उसे 2 बार दुखी करने की कोई जरूरत नहीं थी। अर्जुन ने दिलासा देते हुए कहा, चिंता मत करो, अगर मैं उनसे मिलूंगी तो मैं ये बात जरूर बताऊंगी। मुझे विश्वास है कि वह आपसे मिलने आएंगे। अगर आप उन्हें इतना याद करती हैं तो वह भी आपको बहुत याद करेंगे। स्वप्न तितली फूट फूट कर रोने लगी और हंसते हुए बोली, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। वह आदमी औरतों को बहुत आकर्षित करता है। शायद किसी लोमड़ी की आत्मा के कारण उसने अपनी आत्मा खो दी है। ये पहली बार था जब अर्जुन ने मेंगडाई को इस तरह बोलते सुना और वह हंसने से खुद को रोक नहीं सका। अर्जुन का दूसरों को दिलासा देने वाला कुंग फू वाकई उतना शानदार नहीं था। इसे बहुत ही बेढंगा भी कहा जा सकता है। हालांकि मेंगडाई मुस्कुराए। ऐसा इसलिए नहीं था कि अर्जुन की भाषा बहुत अच्छी थी। असली वजह यह थी कि अर्जुन मेंगडाई से बात करने के लिए अर्जुन को एक जीवित व्यक्ति की तरह मानता था। ऐसे समय में जब हर कोई यह मानता था कि अर्जुन निश्चित रूप से अभी भी जीवित नहीं है, वर्तमान अर्जुन ने सीधे इस लिंक को छोड़ दिया और अर्जुन के जीवित होने को एक स्थापित वास्तविकता के रूप में इस्तेमाल किया। इस तरीके से मेंगडाई को हल्का सा एहसास हुआ कि अर्जुन अभी भी जीवित है और वह एक दिन उसे ढूंढने आएगा। क्या आप अपना वचन निभाते हैं? मेंगडाई ने पूछा। अर्जुन ने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, अगर वह अभी भी जीवित रह सकता है तो वह निश्चित रूप से आपको ढूंढने आएगा। अर्जुन को यकीन नहीं था कि वह जीवित वापस आ पाएगा, लेकिन जब तक वह जीवित है वह निश्चित रूप से वापस आएगा। शट! अचानक अर्जुन ने अपने माथे पर थप्पड़ मारा। मेंगडाई ने जल्दी से पूछा, क्या हुआ? अर्जुन ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, कुछ खास नहीं, मुझे बस याद आया कि मैंने एक बार एक महिला के साथ समझौता किया था। मेंगडाई मुस्कुराए और बोली, लगता है आप भी भावुक व्यक्ति हैं। अर्जुन को याद आया कि हुआंगपो रुयान कोई और नहीं था। एक रात स्टील रोड पर अर्जुन हुआंगपो रुयान के लिए कमल के पत्तों के साथ भुना हुआ चिकन खरीदने गया। उस समय हुआंगपो रुयान ने अर्जुन से एक वादा कराया, यदि एक दिन अर्जुन ने प्यार को स्वीकार करने और फिर से प्यार में विश्वास करने पर पुनर्विचार किया तो उसे हुआंगपो रुयान को बताना होगा और हुआंगपो रुयान को अन्य
महिलाओं के साथ निष्पक्ष रूप से प्रतिस्पर्धा करने देना होगा। इस समय अर्जुन को अचानक याद आया और उसे एक अतुलनीय सिरदर्द महसूस हुआ। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि मेरा कल कहाँ है, लेकिन बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं। प्यार वाकई बहुत परेशान करने वाला होता है। अब पीछे मुड़कर सोचने पर शायद वह अभी भी अकेला था और अधिक स्वतंत्रता और खुशी से घूम रहा था। तुम किसी और औरत के बारे में सोच रहे हो, है ना? तुम्हें कोई औरत जरूर पसंद होगी, लेकिन तुम अभी जिसके बारे में सोच रहे हो वह औरत नहीं है जो तुम्हें पसंद है। मेंग दाई ने अचानक ये कहा। उसने अपना मुंह ढक लिया और चुपके से मुस्कुरा दी। उसकी आंखें चौड़ थीं। अर्जुन ने अजीब तरीके से कहा, आप इसे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। महिलाएं बहुत डरावनी होती हैं। वे करेंगे। पढ़ें। दिल, तकनीक। अध्याय 1672। अगली सुबह अर्जुन ने पहली सीढ़ी पर राक्षस जाति के 4 बुजुर्गों को अपना सम्मान दिया। इन लोगों को ड्रैगन घाटी से बात करने का अधिकार था। केवल उनके सहमति में सिर हिलाने से ही अर्जुन की योजना साकार हो सकती थी। अब तक अर्जुन ने कुछ नहीं कहा था और किसी को भी पता नहीं था। अग्नि ड्रैगन पर्वत के भीतर 4 महान दानव जातियों के बुजुर्गों का एक हिस्सा पहली सीढ़ी से आया और दूसरी सीढ़ी से दानव जातियों के बुजुर्गों का एक हिस्सा भी आया। यह कोई निंदा सभा नहीं थी। ये पिछली बार जितनी बड़ी नहीं थी। मूलतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को किसी सम्मानित बुजुर्ग से मिलने का मौका नहीं मिला था। हालांकि अर्जुन के प्रति सभी की प्रशंसा के कारण वे फिर भी आए। जब अर्जुन ने अपने विचार कहे तो वहां उपस्थित सभी बुजुर्ग दंग रह गए। ज्वालामुखी ड्रैगन के महान बुजुर्ग ने भावुक होकर कहा, तुम सचमुच एक ऐसे युवक हो जो बात करना बंद नहीं कर सकते। पिछली बार तुमने कहा था कि तुम ड्रैगन के तराजू को खुद वापस लेना चाहते हो, लेकिन इस बार तुमने वास्तव में कहा कि तुम राक्षस जाति को मानव दुनिया के संग में लाना चाहते हो। लेकिन अब जब हम आपको समझ गए हैं तो हम जानते हैं कि आपने जो कहा वह निश्चित रूप से बुखार नहीं है। अर्जुन ने सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, मानव जाति और दानव जाति के बीच संघर्ष कभी भी उस बिंदु तक तीव्र नहीं हुआ है जहां केवल एक पक्ष ही जीवित रह सके। लेकिन वास्तव में हजारों वर्षों से किसी ने भी दोनों जातियों को एकीकृत करने का प्रयास नहीं किया है। मैं हमेशा सोचता रहा हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। महान बुजुर्ग ने कहा, हाँ, मनुष्यों और राक्षसों को मिलते ही मौत से लड़ना नहीं पड़ता। हालांकि वे वास्तव में एक सूक्ष्म शत्रुतापूर्ण स्थिति में हैं। उनके बीच की शत्रुता बहुत भारी है। अर्जुन ने कहा, हालांकि राक्षस जाति कोई एक जाति नहीं है, बल्कि ये कई जातियों का एक महान गठबंधन है। कई राक्षस जातियां शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में क्यों रह सकती हैं? केवल मनुष्य ही पर्याप्त नहीं हैं। मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मनुष्य और राक्षस शुरू से ही एक दूसरे के खिलाफ खड़े रहे हैं। अगर यह कहा जाए कि मानव जाति और राक्षस जाति में सचमुच एक दूसरे के प्रति गहरी दुश्मनी है, तो क्या ये सच होगा? ध्यान से सोचने पर ऐसा लगता है कि वास्तव में ऐसी कोई दुश्मनी नहीं थी। कई जटिल कारण थे जिनकी वजह से दोनों पक्ष एक दूसरे को नीची नजर से देखते थे। सबसे महत्वपूर्ण कारण ये था कि मनुष्य राक्षसों से अलग थे। नस्लीय मतभेदों के कारण दोनों पक्षों के लिए एक दूसरे को स्वीकार करना असंभव हो गया। इस समय डार्क नॉर्थ मॉन्स्टर कबीले के मुखिया ने बात की। उन्होंने कहा, हमने मानव संस्कृति का गहराई से अध्ययन किया है। मैं मोटे तौर पर एक निर्णय ले सकता हूँ। मुझे नहीं पता कि यह सही है या गलत। मुझे उम्मीद है कि सभी मुझे सही कर सकेंगे। सभी ने सिर हिलाया और डार्क नॉर्थ मॉन्स्टर कबीले के बुजुर्ग को आगे बढ़ने का संकेत दिया। बुजुर्ग ने कहा, अर्थात सभ्यता का उदय समकालिक नहीं है। अर्जुन को लगा कि इस बुजुर्ग का बयान बहुत दिलचस्प था, इसलिए उसने पूछा, ऐसा क्यों है कि यह समन्वयित नहीं है और इसकी प्रक्रिया क्या है? बुजुर्ग, कृपया स्पष्ट रूप से बोलें। डार्क नॉर्थ मॉन्स्टर कबीले के बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, मनुष्य बिल्लियों, कुत्तों, मवेशियों और भेड़ों को पालते हैं, है ना? यदि एक दिन बिल्लियां, कुत्ते, मवेशी, भेड़ें और उनके जैसे जानवर अचानक कहें कि वे मनुष्यों के बराबर होना चाहते हैं, मनुष्यों के साथ एक ही मेज पर खाना चाहते हैं, मनुष्यों के साथ दुनिया को साझा करना चाहते हैं और मनुष्यों के समान अधिकार चाहते हैं, तो आपको क्या लगता
सकता है कि क्या होगा। ओह, एल्डर की बातें वाजिब हैं। अर्जुन को अचानक एहसास हुआ, हालांकि उसके दिल में हमेशा से यह अस्पष्ट विचार था, लेकिन डार्क नॉर्थ डेमन कबीले के महान एल्डर को इसका विश्लेषण करते हुए सुनकर उसे ऐसा लगा जैसे उसने सूर्योदय देखने के लिए बादलों को हटा दिया हो। बिल्कुल सही, लोग कुत्तों और बिल्लियों से इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि बिल्लियां और कुत्ते इंसानों की आज्ञा मानने को तैयार रहते हैं। वे इंसानों के दोस्त नहीं बल्कि पालतू जानवर या गुलाम होते हैं। ये इंसानों के बोलने के पूर्ण अधिकार पर आधारित है। डार्क नॉर्थ दानव कबीले के कबीले प्रमुख ने कहा, किसी भी अन्य दानव कबीले की तुलना में मनुष्यों में सभ्यता और बुद्धिमत्ता का उच्च स्तर है। वे पहले से ही दानव कबीले को निर्देश देने के आदी हैं। तो फिर अनगिनत विभिन्न राक्षस जातियां एक साथ शांतिपूर्वक कैसे रह पाती हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि अधिकांश राक्षस जातियां और सभ्यताएं मनुष्यों की तुलना में बहुत बाद में उभरी। राक्षस जातियों के मन में भी यही विचार हैं, अर्थात प्राचीन काल से ही जानवरों पर मनुष्यों का शासन रहा है, इसलिए राक्षस क्यूई के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, लेकिन गहरे में वे मनुष्यों को प्राचीन शासक और शत्रुतापूर्ण लक्ष्य मानते हैं। इसलिए सभ्यता के उदय ने वास्तव में दोनों जातियों के बीच मनोवैज्ञानिक अनुभूति को प्रभावित किया है। ये दोनों जातियों के बीच है, एक तरफा नहीं। अर्जुन ने प्रशंसा में तालियां बजाईं। उसे लगा कि यह बुजुर्ग वाकई सही कह रहा है। उसे गहरी वजह समझ आ गई। डार्क नॉर्थ मॉन्स्टर कबीले के बुजुर्ग ने आगे कहा, लेकिन अब मॉन्स्टर कबीले के पास भी सभ्यता और बुद्धि है। कुछ हद तक वे मानव जाति के बराबर हैं। मानव जाति के लिए इस क्रूर वास्तविकता को स्वीकार करना बहुत कठिन है। स्वाभाविक रूप से उनके मन में सबसे पहला विचार मॉन्स्टर कबीले का दमन करने का आया। अर्जुनजान ने कहा, ये सही है। दरअसल मानव जाति की सिर्फ एक ही प्रजाति नहीं है। विशालकाय जाति, बौनी जाति और यहाँ तक कि बाद की बौनी जाति भी हैं। हालांकि वे एक साथ भी रह सकते हैं। इसका कारण यह है कि ये मानव कुल पिता बहुत समान हैं। दूसरी ओर सभी का उत्थान एक साथ हुआ है। यह विशेष रूप से मानव जगत की नौकरशाही के समान था। दोनों अच्छे दोस्त जो कई सालों से सहपाठी थे, दरबार में अधिकारी के तौर पर साथ काम कर चुके थे और अब वे ऊंचे ओहदे पर पहुंच गए थे, एक तरफ के शासक बन गए थे। वे एक दूसरे को पहचानते थे, लेकिन अचानक एक दिन एक उभरता हुआ सितारा अचानक उठ खड़ा हुआ और उनके जितना बड़ा सरकारी पद हासिल कर लिया। तो उस बूढ़े अधिकारी को जरूर कुछ सूझा होगा। अरे नन्हे बदमाश, तुम हमारे बराबर क्यों हो? तुम कौन हो? क्या तुम्हारे पास कोई योग्यता है? डार्क नॉर्थ मॉन्स्टर कबीले के बुजुर्ग ने आह भरी। ये वास्तव में एक अंतर्निहित अवधारणा है जिसे उलटना मुश्किल है। अगर मनुष्य मॉन्स्टर कबीले और मॉन्स्टर कबीले को स्वीकार करना चाहते हैं तो उनके लिए अधिक परिपूर्ण समाधान के साथ तालमेल बिठाना बहुत मुश्किल है। अर्जुन ने कहा, मैं इसका कोई समाधान नहीं सोच सकता, लेकिन मेरे पास इस समस्या को हल करने का एक तरीका है। सभी ने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन ने उंगली उठाई और कहा, आदत। इस दुनिया में कुछ भी समय की मार से बच नहीं सकता। अर्जुन ने कहा, मैंने व्यक्तिगत रूप से सोचा था कि अगर दोनों जातियां साथ साथ रहें और साथ लड़ें तो वे धीरे धीरे एक दूसरे के आदी हो जाएंगे। शायद यह एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन मुझे डर है कि दोनों जातियों के बीच संघर्ष को सुलझाने का यही एकमात्र तरीका है। सभी ने सिर हिलाया। हाँ, समय हर चीज को हरा सकता है। दोनों समुदायों के बीच समझौते, शांति, समझौते वगैरह करके समस्या का मूल समाधान नहीं हो सकता। ये तो बस एक तरीका है, एक जरिया है। इस समस्या को सुलझाने का कोई रास्ता नहीं था। बस एक ही रास्ता था कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के अस्तित्व का आदी बना दिया जाए। रीति रिवाज किसी भी संधि से अधिक शक्तिशाली है। अर्जुन ने अपने हाथ क्रॉस करके मेज पर रख दिए। उसने कहा, मैंने कभी भी इन दोनों जातियों से संपर्क नहीं तोड़ा। मैं समझता हूँ कि इंसान और शैतान दोनों एक जैसे हैं। अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे भी। मैं दोनों जातियों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, भले ही वह बाल्टी में एक बूंद के समान ही क्यों न हो। लेकिन मेरा मानना है कि जब तक मैं ऐसा करना शुरू करूँगा तब तक ऐसे लोग होंगे जो मेरे जीवित
रहते हुए और यहाँ तक कि मेरे मरने के बाद भी मेरे जैसा ही काम करते रहेंगे। ये तो शुरुआत है। दोनों पक्षों को मिलकर काम करने और एक दूसरे से मुकाबला करने की जरूरत है। ज्वालामुखी यालोंग जाति के महान बुजुर्ग ने अर्जुन को गंभीरता से देखा और कहा, तुम निश्चित रूप से एक महान व्यक्ति बनोगे। ये ताकत के बारे में नहीं है, बल्कि इस दुनिया के लिए तुम्हारे प्यार के बारे में है। अध्याय 1673। अर्जुन ने शर्मिंदा होकर कहा, महान व्यक्ति, मैं वास्तव में ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता। दुनिया इस तरह की है क्योंकि हम सभी दिग्गजों के कंधों पर खड़े हैं। अगर मैं दिग्गजों के कंधों पर खड़ा हो सकता हूँ तो मैं तैयार हूँ। अगर मैं सिर्फ एक व्यक्ति का वजन भी उठा सकूं तो भी यह कुछ न करने से बेहतर है। बुजुर्गों ने राहत में सिर हिलाया। बहुत समय पहले से लेकर अब तक राक्षसों और मनुष्यों के बीच संबंध जटिल रहे हैं। राक्षस मानव सभ्यता और संस्कृति के लिए लालायित थे, लेकिन वे एक दूसरे के प्रति शत्रुतापूर्ण थे। राक्षस हमेशा से मानव जाति में विलीन होना चाहते थे, लेकिन बार बार असफल होने से उनके दिल ठंडे पड़ गए थे। इस मामले को अब और नहीं टाला जा सकता था। अर्जुन ये बात अच्छी तरह जानता था क्योंकि उसकी अपनी दुनिया में 1,00,000 साल पहले इंसानों और राक्षसों के बीच बड़े पैमाने पर युद्ध चल रहा था और रेगिस्तान की रानी उसी माहौल में कैद थी। अर्जुन की तरह वह भी दो जातियों को एक साथ जोड़ना चाहती थी। दुर्भाग्य से वह असफल रही। उसने अभी भी एक राक्षस के रूप में मानव जाति के साथ बातचीत की, इसलिए उसका असफल होना तय था। लेकिन इस बार अर्जुन नहीं आया। अर्जुन एक इंसान के रूप में ड्रैगन घाटी के बुजुर्गों से बातचीत करने नहीं आया था, वह एक जीवन के रूप में आया। उसकी नजर में राक्षस और मनुष्य बुद्धिमान प्राणी थे, उनमें कोई अंतर नहीं था। अर्जुन ने कहा, मैंने मून सिटी में एक नया संघ स्थापित किया है, इसलिए इस बार मेरा एकमात्र लक्ष्य ड्रैगन वैली से वीर और कुशल युवकों के एक समूह का चयन करना है जो मेरे संघ में शामिल हों। ऐसा करने से तुम बहुत ही अजीब स्थिति में पड़ जाओगे। न तो तुम अपनी तारीफ कर पाओगे, न ही मानव जाति तुम्हें माफ करेगी और तुम्हारे साथ देशद्रोही जैसा व्यवहार भी किया जाएगा। ज्वालामुखी ड्रैगन के महान बुजुर्ग ने उत्सुकता से पूछा। अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, मुझे पता है और मैं पहले से ही मानसिक रूप से तैयार हूँ। यदि दोनों जातियां शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में रह सकती हैं, तो गद्दार के रूप में मेरी पहचान सार्थक है। इस बिंदु पर अर्जुन ने आत्महीनता से हंसते हुए कहा, किसी भी मामले में इस घटना के बिना भी बहुत से लोग अभी भी मुझे मरना चाहते हैं। ज्वालामुखी ड्रैगन के महान बुजुर्ग ने कहा, यदि आप ऐसा करने को तैयार हैं तो हम सहयोग करने की पूरी कोशिश करेंगे। भविष्य में चाहे आप सफल हो या असफल, यह एक ऐतिहासिक क्षण है। आइए शांति के लिए टोस्ट करें। प्रोत्साहित करना। सबने अपने गिलास उठाए और एक साथ पीने लगे। बैठक समाप्त होने के बाद अर्जुन ने सभी बुजुर्गों की सर्वसम्मति से स्वीकृति प्राप्त की और अर्जुन को सर्वोच्च अधिकार दिया। वह राक्षस जाति में से अपनी पसंद का कोई भी युवक चुन सकता था और अर्जुन भी यही करने को तैयार था। वह हमेशा से मानवता और राक्षस जाति के लिए कुछ करना चाहता था, चाहे वह योगदान हो या आग में घी डालना, वह ऐसा करना चाहता था। हालांकि काफी समय तक उन्हें समझ नहीं आया कि क्या करें, लेकिन वह पहले से ही जानता है। ड्रैगन घाटी की पूरी दानव जाति को ये खबर तुरंत पता चल गई। कुछ चिंतित थे, कुछ उत्साहित थे और कुछ को लगा कि अर्जुन बहुत भोली है। हालांकि चाहे दूसरे लोग कुछ भी सोचें, कोई भी अर्जुन का मजाक नहीं उड़ाएगा या उसे ताना नहीं मारेगा। वे अर्जुन की पसंद का सम्मान करते थे और अर्जुन के चरित्र का और भी ज्यादा सम्मान करते थे। जो कोई भी ऐसा करने का साहस करता है, चाहे वह पागल हो या नहीं, वह सम्मान का पात्र है। यह अब भी उस विशाल खुले मैदान में था, लेकिन इस बार ये डार्क नॉर्थ मॉन्स्टर रेस का परीक्षण नहीं था। इसके बजाय बड़ी संख्या में युवा राक्षसों ने स्वेच्छा से चयन में भाग लिया। ज्वालामुखी ड्रैगन, पर्वत श्रृंखला ड्रैगन, लौह रक्त कीट रेस, यूनिवर्सल सागर दानव, डार्क नॉर्थ दानव रेस और इसी तरह सभी जातीय समूहों के युवा, उच्च मनोबल और मजबूत शरीर वाले बहादुर योद्धा सभी अर्जुन के सामने सीधे खड़े थे। ये लोग स्वतः स्फूर्त रूप से आए और ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति बनने को तैयार थे।
मुझे चुनो, मुझे चुनो। रंबल ने उत्साह से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। वह पहले शायद ही कभी इतना उत्साहित हुआ था, इतना उत्साहित कि उसकी हथेलियां पसीने से तर हो गईं। अर्जुन मुस्कुराते हुए पास आया। उसने सबसे पहले रंबल को चुना और कहा, तुम मेरे साथ आओ। जब उसने अर्जुन को गले लगाया तो गड़गड़ाहट भरी जयकार गूंज उठी। अन्य युवाओं के चेहरों पर भी मुस्कान थी क्योंकि वे इस दौड़ के लिए दिल से खुश थे। इसके तुरंत बाद एजियो ड्रैगन रेस का एक मजबूत आदमी स्वेच्छा से बाहर आया और अर्जुन से कहा, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। अर्जुन ने इस व्यक्ति को देखा और पाया कि वह द्वितीय श्रेणी का मार्शल संत एजियो ड्रैगन रेस का था। न केवल उसका राज्य उत्कृष्ट था बल्कि उसकी शारीरिक फिटनेस भी अविस्मरणीय थी। यहाँ तक कि ज्वालामुखी ड्रैगन के पूरे समूह में भी यह आदमी एक शीर्ष स्तर का अस्तित्व था। मैं एक ज्वालामुखी ड्रैगन आदमी भी जल्दी से आगे बढ़ा। अर्जुन ने उनका नामकरण किया और उन्हें अपने बैनर तले रखा। इसके तुरंत बाद डार्क नॉर्थ डेमन रेस, आयरन ब्लड बग रेस और यूनिवर्स सी रेस सभी आगे आए और अर्जुन से उन्हें साथ लाने के लिए कहा। अर्जुन ने एक एक करके चुना और इस बार उसने वास्तव में ताकत को प्राथमिकता दी। ब्लेजिंग सन गिल्ड की भर्ती का मानदंड ताकत पर आधारित नहीं था। उन्हें ताकत पसंद नहीं थी बल्कि चरित्र पसंद था। हालांकि ये शर्त केवल मनुष्यों पर ही लागू थी। राक्षस जाति के लिए शक्ति और चरित्र समान रूप से महत्वपूर्ण थे क्योंकि मानव दुनिया में प्रवेश करते समय राक्षस जाति को सबसे पहले युद्ध का सामना करना पड़ा था। केवल चरित्र और बिना किसी लड़ाकू शक्ति के ये बिल्कुल असंभव था और यह उसे मार डालेगा। अर्जुन नहीं चाहता था कि उसके द्वारा लाए गए राक्षस मानव जगत में दुखद रूप से मरें। इससे न केवल दोनों जातियों के बीच सामंजस्य बिगड़ेगा बल्कि संघर्ष और भी बढ़ जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अर्जुन ने यूनिवर्सल सी रेस से कोई मित्र नहीं चुना क्योंकि उनके शरीर बहुत बड़े थे। इस तथाकथित विलय में सबसे पहले उन्हें मतभेदों को मिटाना था और मनुष्यों को राक्षस जाति का आदी बनाना था। हालांकि समुद्री जाति का विशाल शरीर लगभग हमेशा मानव के आकार का ही होता है। हम मानव जाति से अलग हैं। हम यहाँ खड़े होकर कभी भी कहीं भी मानव जाति के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। कुल मिलाकर अर्जुन ने राक्षस जाति के 100 सदस्यों को चुना था। उन्होंने समझाया कि यह उनके द्वारा चुने गए राक्षस कुल के लोगों का केवल पहला समूह था। राक्षस कुल के लोगों की संख्या न तो बहुत ज्यादा होनी चाहिए और न ही बहुत कम। 100 की संख्या सबसे उपयुक्त थी। जब लोगों का ये समूह धीरे धीरे मनुष्यों के आदी हो गया तो वह धीरे धीरे समूहों में और अधिक राक्षसों को मानव दुनिया में ले आया। बेशक चूंकि दोनों पक्ष निष्पक्ष थे इसलिए अर्जुन को मानव दुनिया में राक्षसों के एक समूह के साथ साथ ड्रैगन घाटी में मनुष्यों के एक समूह को भी लाना पड़ा। दोनों पक्ष एक दूसरे के आदी हो चुके हैं और एक दूसरे से टकराते रहते हैं। साथ ही वे दो मोर्चों पर एक दूसरे के साथ संबंध भी बनाते हैं। चुनाव जीतने में नाकाम रहे कई युवा बहुत निराश हुए। हालांकि उन्होंने और कुछ नहीं कहा। उन्हें पता था कि अंतिम परिणाम निश्चित रूप से यही होगा कि कुछ लोग चुने जाएंगे और कुछ लोग हार जाएंगे। अंत में अर्जुन अपने द्वारा चुने गए 100 मजबूत राक्षस मित्रों के सामने खड़ा हुआ और पूरे ड्रैगन घाटी के दर्शकों से कहा, मेरा एक सपना है। उन्होंने कहा, काश मैं वह दिन देखने के लिए जीवित रह पाता, अर्थात जब भविष्य में किसी दिन ड्रैगन वैली कन्वेंशन पुनः आयोजित किया जाएगा तो यहाँ मेरे पैरों के नीचे मानव जाति का एक प्रतिनिधि होगा। मैं ये भी आशा करता हूँ कि मानव जगत में महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय उस स्थान पर राक्षस जाति का कोई प्रतिनिधि होगा। अंत में लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे आशा है कि कई वर्षों के बाद जब मनुष्य और राक्षस एक साथ खड़े होंगे तो वे यह नहीं सोचेंगे कि वे एक दूसरे से अलग हैं। वे एक ही रक्त वंश के रिश्तेदार हैं, अलग अलग नस्लों के दोस्त नहीं। मैं चाहता हूँ कि वे रिश्तेदार रहें, दोस्त नहीं। ठीक यही मैं ये शब्द कहता हूँ, ठीक यही मैं इसकी कसम खाता हूँ। मैं अपने दाव हृदय की कसम खाता हूँ कि मैं इसके लिए कड़ी मेहनत करूँगा। उस समय बहुत से लोग रो पड़े। ड्रैगन घाटी में भी कुछ लोग रहते थे। जब उन्होंने अर्जुन की बातें सुनी तो उनके आंसू ऐसे थे जैसे बांध टूट जाने से बाढ़ आ गई हो।
अध्याय 1674 राक्षस और मनुष्य कभी भी दाइतियान के दुश्मन नहीं थे। उनके मन में इतनी गहरी नफरत नहीं थी। हालांकि अर्जुन यह नहीं समझ पा रहा था कि किसी ने कभी इस मामले को बढ़ावा देने और इसके लिए कड़ी मेहनत करने की कोशिश क्यों नहीं की, लेकिन चूंकि किसी और ने ऐसा नहीं किया था, इसलिए वह ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति बनने को तैयार थे। जाने से पहले अर्जुन ने सबसे संवेदनशील प्रश्न पूछने का निर्णय लेने से पहले कुछ देर तक हिचकिचाहट दिखाए। इस मामले की संवेदनशीलता पहले ही इतनी बढ़ चुकी थी कि राक्षस जाति और मानव जाति के बीच भी इसे स्वीकार करना बेहद मुश्किल था। इस दुनिया में कहीं न कहीं निर्वासित एकाकी जातियों का एक समूह है। उन्हें न तो मनुष्य स्वीकार करते हैं और न ही राक्षस। वे केवल किसी ठंडी जगह पर ही अकेले रह सकते हैं। अर्जुन ने कहा, हर दिन वे इस दुनिया में विलीन होने और फिर कभी त्यागे न जाने का सपना देखते हैं। उन्होंने अनगिनत कष्ट सहे हैं। न केवल मनुष्यों ने उनका शिकार किया है, बल्कि राक्षसों ने भी उनका शिकार किया है। हालांकि उन्होंने कभी भी इन दोनों जातियों के प्रति जरा भी नफरत महसूस नहीं की। वे हर समय घर जाना चाहते हैं। एक इंसान के तौर पर जब मैं कुछ मानव मित्रों के साथ खो गया था, तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के हमें बचा लिया। भले ही इसके कारण उन्हें मार दिया जाए या उनका सफाया कर दिया जाए, फिर भी उन्होंने इन आपदाओं को शांतिपूर्वक स्वीकार कर लिया। मुझे अभी भी याद है कि एक बूढ़े व्यक्ति ने क्या कहा था। मैंने उससे पूछा कि उसने प्रतिरोध क्यों नहीं किया और उसे मौत का इंतजार क्यों करना पड़ा। उस बूढ़े आदमी ने कहा, क्योंकि हम परिवार हैं। संपूर्ण ड्रैगन घाटी शांत हो गई। हर कोई जानता था कि अर्जुन किसके बारे में बात कर रहा था। अर्जुन ने एक लंबी आह भरी और कहा, अगर मेरा मतलब है, अगर ड्रैगन वैली ऑक्स को प्राप्त करने वाला पहला स्थान बनने के लिए तैयार है, तो मैं ड्रैगन वैली में हर जीवित प्राणी को ईमानदारी से धन्यवाद दूंगा। इस समय 2 मीटर लंबा आदमी अर्जुन जोर से धमाके के साथ जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उन्होंने कहा, मैं स्वर्ग और पृथ्वी में आपके और हमारे बीच घुटने नहीं टेक रहा हूँ। मैं जीवन के सम्मान में घुटने टेक रहा हूँ। मुझे आशा है कि हर कोई मेरी मदद कर सकता है। उन अकेले, दयालु और निर्दोष ऑक्स की मदद कर सकता है। महान बुजुर्ग ने जल्दी से अर्जुन को उठाया और गहरी आवाज में कहा, उन्हें यहाँ लाओ, यह उनका घर है। अर्जुन ने अपना आभार व्यक्त किया और 100 मॉन्स्टर रेस विशेषज्ञों के साथ वहां से चले गए। सभी रेस के लोग उन्हें ड्रैगन वैली बैरियर के बाहर विदा करने गए। अर्जुन के जाते हुए रूप को देखते हुए ज्वालामुखी यालोंग कबीले के महान बुजुर्ग ने कहा, ऐसा लगता है कि वह अपने पीछे की बातें समझा रहे हैं। पर्वत श्रृंखला के यालोंग कबीले के महान बुजुर्ग ने अपना सिर हिलाया और कहा, वास्तव में ये बहुत कुछ वैसा ही है। ऐसा लगता है कि वह अपनी लंबे समय से पोषित इच्छा को पूरा करने में व्यस्त है और फिर एक ऐसे युद्ध में भाग रहा है जहां वह शायद वापस नहीं लौट पाएगा। ये लोग हजारों सालों से रह रहे थे और उन्होंने बहुत से ऐसे लोग देखे थे। उन्होंने अर्जुन की नज़र पहले भी देखी थी, इसलिए वे मोटे तौर पर कुछ अंदाजा लगा सकते थे। अर्जुन वास्तव में बता रहा था कि उसके पीछे क्या हो रहा था। वह पहले भी बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन उसके पास समय नहीं था। वह हमेशा बहुत व्यस्त रहता था, भागते भागते हमेशा थक जाता था। लेकिन इससे पहले कि वह नियुक्ति में भाग लेने के लिए बाई कबीले में जाए, वह इन चीजों को एक एक करके पूरा करना चाहता था। चंद्र नगरी, ये पहली बार था कि मनुष्यों ने राक्षसी ऊर्जा के इतने बड़े पैमाने पर आक्रमण को महसूस किया था। बड़ी संख्या में मार्शल कलाकार मून सिटी के मुख्य द्वार पर पहुंचे। हालांकि हास्यास्पद बात यह थी कि तथाकथित बड़े पैमाने पर आक्रमण में केवल 100 राक्षस ही शामिल थे। यह एक राक्षस है। अपने हथियार उठाओ और दुश्मन से मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाओ। मून सिटी के मुख्य द्वार पर हजारों मार्शल कलाकारों ने अपने हथियार उठाए और उनसे लड़ने के लिए तैयार हो गए। जब उन्होंने राक्षसों को देखा तो उनकी पहली प्रतिक्रिया यही थी, मारना। मून सिटी में लाखों मार्शल कलाकार थे, लेकिन उन्हें अभी भी नहीं पता था कि यहाँ क्या हो रहा है। हालांकि प्रवेश द्वार पर हजारों मानव मार्शल कलाकारों के बारे में बातचीत करना पहले से ही बहुत परेशानी भरा था।
एक भयानक आभा उमड़ पड़ी। एक इंसान उड़कर बाहर आया और चिल्लाया, सुनो, आगे राक्षस हैं। ये इंसानों का इलाका है। तुम्हारे पास जल्दी से जाने के लिए 30 सेकंड हैं। अगर तुमने आधा कदम भी आगे बढ़ने की हिम्मत की तो तुम्हें बिना किसी दया के मार दिया जाएगा। राक्षस जाति के योद्धाओं ने मनुष्यों की शत्रुता के बारे में अनगिनत बार सुना था और उनमें से कई ने अनंत गुप्त क्षेत्र में मनुष्यों का सामना किया था, जिसके कारण कई अप्रिय लड़ाइयाँ हुईं। लेकिन अब पहली बार उन्होंने खुले और ईमानदार तरीके से मानव शहर से संपर्क किया और उनका खुलेआम बहिष्कार किया गया। राक्षस जाति के 100 युवकों को बहुत निराशा हुई और वे वहीं रुक गए, बिना दया के मार डाला मुझे भी। इसी समय राक्षस पुरुषों के समूह में से एक मानव बाहर आया। कई मानव मार्शल कलाकारों को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। उन्होंने अपनी आंखें जोर से रगड़ी, इस तथ्य को साफ साफ देखना चाहते थे। क्या वास्तव में कोई मानव राक्षस जाति से बाहर निकला था? हालांकि जब उन्होंने इस मानव को स्पष्ट रूप से देखा तो उन्हें इस पर विश्वास नहीं हुआ। वह व्यक्ति वास्तव में वह व्यक्ति था जिसने छठे गुरु की खुलेआम अवज्ञा की थी और फिर झंडे को जब्त करने के लिए सड़कों पर उतरकर इतिहास में एकमात्र सफल उपलब्धि हासिल की थी। हाँ, ये जियांग बेई है। मानव मार्शल कलाकार हंगामा मचा रहे थे। उनमें एक गिल्ड नेता भी था। गिल्ड लीडर को कुछ दिन पहले ही अर्जुन का स्वागत मिला था। वह हक्का बक्का रह गया और बोला, जियांग बेई, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह काफी बड़ा नहीं है? क्या तुम सफल नहीं हुए? तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम राक्षसों को मानव जाति पर हमला करने के लिए ला रहे हो? क्या आप इसी तरह बदला लेते हैं? हर कोई हैरान था और सोच रहा था कि कोई इतना भ्रमित कैसे हो सकता है। यदि आप मास्टर 6 से अपना चेहरा वापस पाने के लिए सुदृढ़ीकरण ढूंढना चाहते हैं तो राक्षसों को खोजने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि अर्जुन ने जोर देकर कहा, ये दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त हैं। अब से मैं घोषणा करता हूं कि ब्लेजिंग सन गिल्ड आधिकारिक तौर पर दानव जाति का सदस्य बन जाएगा। आज से दानव जाति मेरी मित्र होगी और भविष्य में मानवता की मित्र और रिश्तेदार भी होगी। क्या तुम बेवकूफ हो, जियांग बेई? राष्ट्रपति इतना चिंतित था कि उसके पसीने छूट गए और बोला, अगर मास्टर 6 को इस बारे में पता चल गया तो वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अर्जुन जोर से हंसा, छठे मास्टर मुझे पसंद नहीं करते, बस उन्हें मुझे ढूंढने आने दो। अभी मैं इन राक्षस जाति के मित्रों को मून सिटी में लाना चाहता हूँ। नहीं, गिल्ड लीडर चिल्लाया, मून सिटी के भाइयों, अपने चरित्र का सम्मान करो। मैं ये भी जानता हूँ कि तुमने मून सिटी के लिए सम्मान जीता है, लेकिन यह मामला, उसने राक्षस जाति की ओर इशारा करते हुए कहा, बहुत ज्यादा। चिल्लाओ। हजारों मानव मार्शल कलाकारों ने एक साथ चिल्लाते हुए राक्षस जाति पर अपनी कृपाणें, भाले, तलवारें और करधनी तान दी। वह मुद्रा ये कहती प्रतीत हो रही थी कि यदि राक्षसों ने चंद्र नगरी में कदम रखने का साहस किया तो आओ हम युद्ध करें। झेंग। अर्जुन ने अपना विशाल कृपाण निकाला और ब्लेड गड़गड़ाया। वह 100 राक्षस योद्धाओं को चंद्र नगर के द्वार की ओर ले गया और कहा, तुम मुझे रोक सकते हो, लेकिन पहले तुम्हें मुझे मारना होगा और फिर मेरी लाश के ऊपर से गुजरना होगा, वरना ये डैडी आज निश्चित रूप से मून सिटी में प्रवेश करेगा। इस बिंदु पर अर्जुन की बिजली आकाश में उड़ गई। मून सिटी के भीतर अनार, सूरज, काली दरांती और नीला आकाश अचानक कांप उठे। अनार ने कहा, इतनी मजबूत आभा, ये जियांग बेई है। वह वापस आ गया है, जल्दी करो और उसका स्वागत करो। धधकते सूर्य संघ के सदस्यों, मेरे पीछे आओ और शहर में जियांग बेई का स्वागत करो। धधकते सूर्य गिल्ड से प्रकाश की सैकड़ों किरणें आकाश में चमक उठीं। मून सिटी के प्रवेश द्वार पर अर्जुन ने शहर को सीधे देखा और अपना सिर ऊंचा करके 100 राक्षसों को शहर के द्वार की ओर ले गया। कई मानव मार्शल कलाकार भी सूक्ष्म ऊर्जा से भर गए, लेकिन जैसे जैसे अर्जुन कदम दर कदम आगे बढ़े, वे कदम दर कदम पीछे हट गए। ऐसा लग रहा था जैसे अर्जुन केवल एक व्यक्ति के साथ हजारों मानव मार्शल कलाकारों की सेना का सामना कर सकता है। किसी ने भी पहले अर्जुन पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। अध्याय 1675। गिल्ड लीडर ने तलवार पकड़ ली और उसके माथे की नसें उभर आईं।
जियांग बेई, 2 बार सोचो, उसने कहा। अर्जुन अब कुछ नहीं बोला, वह बस आगे बढ़ता रहा, कदम दर कदम, कदम दर कदम। उसने न तो हमला किया न ही जबरदस्ती, वो तो बस आगे बढ़ना चाहता था। वो खुलेआम मून सिटी में घुस गया। एक मार्शल कलाकार जोर से चिल्लाया और अपने हाथ में भाला लेकर आगे बढ़ने वाला था। उसके बगल में खड़े एक व्यक्ति ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया, अपना हाथ घुमाया और उसे थप्पड़ मारा और गुस्से से डांटा, तुम पागल हो, साफ देखो, वह जियांग बेई है। क्या तुम जियांग बेई को मारने जा रहे हो? लानत है। जिस मार्शल कलाकार को पकड़ा गया था वह भी शर्मा गया और बोला, लेकिन वह राक्षस जाति को शहर में लाना चाहता है। पिटाई करने वाले मार्शल आर्टिस्ट ने गुस्से से उस आदमी का कॉलर पकड़ लिया और दांत पीसते हुए कहा, सुनो, पिछले कुछ 100 सालों में सिर्फ एक जियांग बेई हुआ है। अगर हम उसे अभी मार देंगे तो शायद कुछ 100 सालों में उसके जैसा कोई दूसरा इंसान नहीं होगा। हम तथाकथित विविध सेना हजारों वर्षों से 4 सम्राट संघ के नियंत्रण में रह रहे हैं। जियांग बेई हमारी आशा है। वर्तमान में अर्जुन अभी भी केवल एक मार्शल संत प्रथम चरण का मार्शल कलाकार था। चाहे वह कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो या उसकी नींव कितनी भी अच्छी क्यों न हो, वह अभी भी स्वर्गीय क्लेश तृतीय और चतुर्थ चरण के मार्शल कलाकार को हराने में असमर्थ था। एक मार्शल संत की मृत्यु कोई बड़ी बात नहीं थी। मून सिटी में मार्शल संतों की कमी नहीं थी, लेकिन इस मार्शल ऋषि को जियांग बेई कहा जाता था। किसी ने भी कभी अधिकार के सामने चिल्लाने की हिम्मत नहीं की थी। अर्जुन एकमात्र ऐसी थी जिसने मास्टर 6 को ना कहने की हिम्मत की और बच गई। स्वर्गीय क्लेश मार्शल कलाकार चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे विरोध करने की हिम्मत नहीं करेंगे, भले ही उन्हें छठे मास्टर द्वारा पीट पीट कर मार डाला जाए। लेकिन अर्जुन ने हिम्मत की। किसी ने भी सत्ता को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की, लेकिन अर्जुन सबसे आगे खड़ा था। उसके अलावा और कौन आगे आकर इस मामले का नेतृत्व कर सकता था? इस समय जियांग बेई न केवल एक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही थी, बल्कि सत्ता और स्वतंत्रता का विरोध करने की भावना का भी प्रतिनिधित्व कर रही थी। परिणाम स्वरूप सभी लोग चुप हो गए। बिल्कुल सही, अर्जुन को मारना मुश्किल नहीं है, लेकिन एक बार वो मारा गया तो अलग अलग सेनाएं हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। वे सिर्फ 4 सम्राटों के संघ के चरणों में रेंग सकते हैं। अगर कोई खड़े होकर यह कहने की हिम्मत करता है कि मैं आपको 4 सम्राटों के संघ को चुनौती देने के लिए नेतृत्व कर सकता हूं, तो अर्जुन मर सकता है। वह किसी भी समय मर सकता है, लेकिन कोई नहीं, उनमें से एक भी नहीं। अर्जुन पहले ही 100 राक्षसों को शहर के द्वार पर ले आया था। कोई भी नहीं हिला। सबने अपने हथियार सिर्फ अर्जुन पर तान दिए, लेकिन कोई भी बच नहीं पाया। भीड़ ने अर्जुन और अन्य लोगों को घेर लिया। आसपास का माहौल इतना भरा हुआ था कि चारों ओर एक विशाल भीड़ का घेरा बन गया। अर्जुन ने एक ओर भी नहीं देखा और वह राक्षस जाति को आगे ले जाने लगा। जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, भीड़ ने उसे घेर लिया और उसका पीछा करने लगी। किसी ने भी आगे बढ़ने का साहस नहीं किया। वह पहले ही शहर के द्वार के किनारे पर पहुंच चुका था और प्रवेश करने से कुछ ही कदम दूर था। भीड़ अभी भी अर्जुन का पीछा कर रही थी, मानो वे उसे छोड़ना नहीं चाहते थे और उन्हें पता नहीं था कि क्या करना है, इसलिए वे हर समय केवल उसका पीछा कर सकते थे। ये दृश्य अतुलनीय रूप से शानदार था, यहाँ तक कि 100 राक्षस योद्धा भी बहुत प्रभावित हुए। एक व्यक्ति की ताकत, ये तो केवल एक व्यक्ति द्वारा निर्मित निवारक शक्ति थी। आखिर एक व्यक्ति में ऐसी अकल्पनीय निवारक शक्ति किस हद तक हो सकती है? अर्जुन की आंखें चाकुओं जैसी थीं। ये भयंकर तो नहीं था, लेकिन इससे लोगों की मौत हो सकती थी। एक कदम दूर अर्जुन ने अंततः दानव जाति को मून सिटी के द्वार तक पहुंचा दिया। इस क्षण सभी मार्शल कलाकारों ने राहत की सांस ली। बहुत देर हो चुकी थी। सौभाग्य से अर्जुन फिर भी अंदर चला गया। भीड़ अब अर्जुन का अनुसरण नहीं कर रही थी, यह अर्थहीन था। इस समय फिर से बर्फबारी हुई। किसी कारण से ऐसा लगता था कि जब भी अर्जुन कोई बड़ा काम करता था तो उसके साथ हमेशा भारी बर्फबारी होती थी। मार्शल कलाकारों के समूह ने भ्रम में अपने सिर उठाए, अपनी हथेलियां फैलाईं और उनकी हथेलियों में बर्फ के टुकड़े आ गए। उन्होंने अपना सिर नीचे कर लिया और अर्जुन की पीठ की ओर देखने लगे। मैं इसे रोक नहीं सकता। किसी कारणवश हजारों लोगों में किसी को रोकने का साहस नहीं था।
हिम्मत नहीं होती या करना नहीं चाहते। शायद ये सब थोड़ा बहुत था। शायद हर किसी के दिल में बचपन से ही एक विद्रोही भावना छिपी होती है और अर्जुन ही वह थी जिसने इस भावना को पूरी तरह से प्रदर्शित किया। अर्जुन उनके दिलों में छिपा विद्रोह था, हृदय दानव जिसने उनके दिलों में जड़ें जमा ली थी और अंकुरित हो गया था। शायद इसी दिन से मून सिटी ने वास्तव में अपना नाम बदलकर जियांग बेई सिटी रख लिया था। वह पहले ही मून सिटी का प्रतीक बन चुका था। सैकड़ों तेज रोशनी आसमान से उड़कर अर्जुन के पास आ गिरी। डू हुआ और अन्य लोग अर्जुन की रक्षा के लिए उत्साहित होकर दौड़े। अनार ने पहले राक्षस योद्धाओं की ओर देखा और फिर अर्जुन से कहा, क्या आप ठीक हैं? अर्जुन ने कहा, कुछ नहीं, घर जाओ। राक्षस जाति के प्रवेश के साथ अधिक से अधिक मार्शल कलाकार चंद्रमा शहर में सभी दिशाओं से उड़कर आ गए। बड़ी संख्या में काले मार्शल कलाकार आकाश में तैर रहे थे, जो अर्जुन और सड़क पर चल रहे अन्य लोगों का पीछा कर रहे थे। ये लोग ब्लेजिंग सन गिल्ड के प्रवेश द्वार तक उसका पीछा करते रहे। अर्जुन ने धधकते सूर्य संघ की ओर इशारा करते हुए कहा, अंदर आइए। डू हुआ और अन्य लोग तुरंत रंबल और दानव योद्धाओं के एक समूह को संघ में ले आए। जहां तक अर्जुन का प्रश्न है, वह संघ के प्रवेश द्वार पर खड़ा था, घूमा और पीछे देखा। पूरा आकाश मानव मार्शल कलाकारों से भर गया था और उन्होंने ब्लेजिंग सन गिल्ड को इस हद तक घेर लिया था कि वे आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। अर्जुन ने विशाल कृपाण को संघ के प्रवेश द्वार पर जमीन में घोंप दिया और जोर से चिल्लाया, चाहे आप इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अंदर घुसने की हिम्मत करते हैं या नहीं। अब से राक्षस आधिकारिक तौर पर ब्लेजिंग सन गिल्ड का हिस्सा बन जाएंगे। जो कोई भी राक्षस जाति पर हमला करना चाहता है, वह हमारे धधकते सूर्य संघ पर हमला कर रहा है। यदि तुम अपनी कृपाणें उठाकर आक्रमण करने का साहस करोगे, तो मैं भी अपनी कृपाणें उठा लूंगा और तुम सबको मार डालूंगा। अर्जुन का मुक्का कृपाण के मूठ पर लगा, जिससे विशाल कृपाण कांपने लगा। सभी मार्शल कलाकार जल्दी से कई कदम पीछे हट गए। अर्जुन ने अपना हाथ वापस किया और संघ की ओर इशारा किया। राक्षस अब मेरे लोग हैं। अगर तुम उन्हें छूते हो तो मुझे भी छू सकते हो। अगर हिम्मत है तो अंदर आओ। ऐसा कहकर उसने अपनी कृपाण निकाली और संघ में प्रवेश किया। लंबा और मजबूत अवशिष्ट सूर्य अपने बड़े कदमों से संघ के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर रहा था। उसका विशाल शरीर पर्वत के समान था। वह मार्शल कलाकारों को किसी द्वार देवता की तरह घूर रहा था। जियाओ हुई भी बाहर चला गया। वह बचे हुए सूरज के पास बेहोश सा खड़ा था। उस चौंका देने वाले बचे हुए सूरज की तुलना में वह कितना अगोचर था। हालांकि इस समय सूर्यास्त महारानी की पीठ पर अचानक एक विशाल अतिरंजित काली दरांती दिखाई दी। ऐसा लग रहा था कि ये दरांती पूरे समय उसकी पीठ पर ही लटकी रही होगी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि किसी ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। इस समय जब भीड़ ने प्रतिष्ठित काले दरांती को देखा तो सभी ने ठंडी हवा में सांस ली। हे भगवान, तो फिर क्या वह गेल किले का हत्यारा राजा काला दरांती है? धिक्कार है। ब्लेजिंग सन गिल्ड ने वास्तव में काली दरांती को हटा दिया। दरांती जियाओ हुई का विशिष्ट हथियार था। जियो हुई ने अपनी आस्तीन पर से धूल झाड़ते हुए कहा, हत्यारों के लिए शारीरिक फिटनेस सबसे महत्वपूर्ण गारंटी है। जिस दिन मैंने सड़कों से झंडा छीना, उस दिन मैं गंभीर रूप से घायल हो गया था। शायद आप सोचेंगे कि यही मेरी असली ताकत थी, लेकिन मैं आपको बता दूं, जब एक हत्यारा अपने चरम पर होता है तो उसकी ताकत आपके द्वारा देखी जा रही ताकत से लगभग 10 गुना अधिक होती है। उसकी उदासीन निगाहें भीड़ पर घूम गईं और उसने बहुत शांत स्वर में कहा, मानो वह कोई कहानी सुना रहा हो। अगर मैं अपनी वर्तमान अवस्था में ड्रंकन फ्लावर स्ट्रीट में प्रवेश करूं, तो मेरे लिए अकेले रहना ही काफी होगा। अब जो भी ब्लेजिंग सन गिल्ड के एक कदम भी करीब आएगा, उसे मार डालो। अध्याय 1676। किसी ने भी हिलने की हिम्मत नहीं की और किसी ने भी काली दरांती शब्द के अर्थ पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं की। वह स्वयं को सिद्ध करने के लिए अनगिनत क्रूर तरीकों और भूत प्रेत जैसी आकृतियों का प्रयोग कर चुका था। अब तक कोई भी उस शिकार से बच नहीं पाया था जिसे वह चाहता था। ब्लैक सिकल का सबसे क्लासिक शिकार ये था कि उसने आधे साल तक तैयारी की थी, अनगिनत जहरीले खरपतवार इकट्ठा किए थे, हजारों प्रासंगिक जानकारी एकत्र की थी और दरांती के नीचे एक स्वर्गीय क्लेश तृतीय चरण मार्शल कलाकार को काट दिया था।
शायद वह अपने शिकार से आमने सामने की टक्कर में मुकाबला नहीं कर पाता, लेकिन उसके पास इस शिकार को मारने के कई तरीके थे। ये कहा जा सकता है कि उसने वह सब कुछ किया जो वह चाहता था। गिल्ड में अर्जुन ने क्षमा याचना करते हुए कहा, मैंने फिर से सबके लिए परेशानी खड़ी कर दी है। मुझे अभी भी कुछ समय के लिए जाना है। इस अवधि के दौरान मैं सभी से राक्षस जाति के भाइयों की देखभाल करने में मदद करने के लिए कहूँगा। चिंता मत करो, जब तक मैं जीवित हूँ राक्षस भाई भी जीवित होंगे। डू हुआ ने गंभीरता से कहा। ली हुआन ने कहा, बॉस चिंता मत करो, जिस व्यक्ति को आप ढूंढ रहे हैं वह हमारा भाई है। यह एक परिवार है, एक परिवार एक साथ रहता है और एक साथ मरता है। राक्षस जाति के योद्धाओं का भी खून खौल उठा। उन्हें लगा कि वे सचमुच सही जगह आ गए हैं। यही वह जगह थी जिसका उन्होंने हमेशा सपना देखा था। अर्जुन ने कुछ राक्षस योद्धाओं की ओर इशारा करते हुए कहा, ये ज्वालामुखी यालों कबीले के मित्र हैं। उन्होंने दूसरों की ओर इशारा करते हुए कहा, ये माउंटेन रेंज के यालोन कबीले से हैं। ये लौह रक्तकीट प्रजाति से हैं। ये डार्क नॉर्थ मॉन्स्टर रेस से हैं। ये आयरन बियर रेस और हरिकेन वुल्फ रेस के भाई हैं। उसने एक एक करके राक्षस जाति का परिचय दूसरों को दिया। पहले तो डू हुआ और बाकी लोगों ने सोचा कि अर्जुन कुछ राक्षस जाति के लोगों को लेकर आया है, लेकिन इस समय वे सब अचंभित थे। मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन उन सभी को अपने साथ प्रसिद्ध शहरों के वीर और शक्तिशाली कुलों के रूप में लाएगा। यालोंग कबीला, धिक्कार है। अर्जुन असल में यालोंग कबीले से दो विशेषज्ञ लेकर आया था। आयरन ब्लड बग्स, वह एक अतुलनीय रूप से भयानक अस्तित्व था। ये प्रजाति बस जीवन का दोहन करने वाली एक मशीन थी। वे जहां भी जाते हैं मौत वहां पहुंच जाती है। अब यहाँ तक कि अरेक्निड जाति की शीर्ष लौह रक्त अरेक्निड जाति को भी अर्जुन द्वारा यहाँ लाया गया था। कच, छोटी चिड़िया ने लौह रक्त की भाइयों में से एक के सिर का काला सींग काट लिया। सभी लोग दंग रह गए और देखने लगे। छोटी चिड़िया ने आयरन ब्लड बग कबीले के सदस्य के स्पर्शकों को गले लगाया और थूका, कुछ भी स्वादिष्ट नहीं है। मकड़ी के क्रिस्टल की पीली पुतलियां सिकुड़ गईं जब उसने चौंकते हुए कहा, ये वास्तव में काट दिया। इस समय एक आवाज अर्जुन के दिल में आए और कहा, प्रकाश के शहर में आओ और मुझे देखो। अर्जुन मुस्कुराया और सभी से कहा, चलो अभी के लिए ऐसा ही करते हैं। अनावश्यक विवादों से बचने के लिए राक्षस जाति के भाइयों, 2 महीने के भीतर संघ से बाहर कदम मत रखना। पहले सभी को अपने अस्तित्व के अनुकूल होने दो। 2 महीने में अगर मैं वापस नहीं आया तो तुम आजादी से घूम सकते हो। अगर कोई तुम्हें मारना चाहे तो तुम उससे लड़ सकते हो और अपने अस्तित्व के लिए लड़ सकते हो। इसके साथ ही अर्जुन एक तेज प्रकाश की किरण में बदल गया और चला गया। प्रकाश का मास्टर शहर। मास्टर 6 ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, तुम जानते हो कि तुमने क्या किया है। मुझे पता है, अर्जुन ने कहा। मास्टर 6 ने कहा, तुम जानते हो कि मैं तुम्हें कितना मारना चाहता हूँ। अर्जुन ने सिर हिलाया। मास्टर 6 ने अपने अंगूठे पर रखी अंगूठी से खेलते हुए कहा, तब तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम मुझे तुम्हें मारने का एक अच्छा कारण दे रहे हो। अर्जुन मुस्कुराया और कहा, कुछ दिन पहले बाइहे आया था। मुझे पता है, दादाजी 6 ने ठंडे स्वर में कहा। वह बहुत डरा हुआ था। बहुत कम लोग बाइहे को उसके नाम से पुकारने की हिम्मत कर पाते थे। कम से कम हर कोई उसे चुपके से उसके नाम से पुकारने की हिम्मत तो करता था। वह किसी को ढूंढ रहा है, अर्जुन ने कहा। लॉर्ड 6 ने सिर हिलाया। वह मुझे ढूंढ रहा है, अर्जुन ने कहा। मास्टर 6 ने बोलना बंद कर दिया। ये कुछ ऐसा था जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी और उन्हें विश्वास था कि अर्जुन झूठ नहीं बोल रही थी। अर्जुन खड़ा हुआ और अपने गिलास में शराब का एक घूंट लिया। उसने कहा, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो पहले 6 सम्राटों की दुनिया में जाकर पता करो और अपना वजन तौल लो। चलो यहीं रुकें और कुछ और न कहें। अलविदा। अर्जुन ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और जाने के लिए मुड़ा। छठे स्वामी ने कई बार चाल चलना चाहा, लेकिन फिर भी उसकी हिम्मत नहीं हुई। वह नहीं जानता था कि बाइहे अर्जुन को क्यों ढूंढ रहा था, लेकिन अगर वह इसके पीछे का कारण नहीं समझ पाता और जल्दबाजी में हमला कर देता तो बहुत संभावना थी कि वह मारा जाता। वह क्या था जिसने एक मार्शल संत को प्रसिद्ध उत्तरी सम्राट द्वारा पीछा करने की अनुमति दी? मास्टर 6 के आज तक जीवित रहने का एक मुख्य कारण ये था कि वह काफी सतर्क थे।
मास्टर सिक्स ने अपना हाथ हिलाया और अपने एक विश्वसनीय अधीनस्थ से फुसफुसाते हुए कहा, 6 सम्राटों की दुनिया में जाओ और पूछो कि क्या किसी को जियांग बेई का नाम पता है। अधीनस्थ ने सिर हिलाया और गायब हो गया। अर्जुन झूठ नहीं बोल रहा था। जब वह 6 सम्राटों की दुनिया में गया तो उसे सचमुच अपना नाम पता चल गया। हालांकि पूछताछ का नतीजा यह नहीं निकला कि मास्टर सिक्स ने कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की, बल्कि हो सकता है कि मास्टर सिक्स को अर्जुन को मारना पड़ा हो। बेशक अभी मास्टर सिक्स को इस बारे में अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्हें अभी कोई कदम न उठाने का पछतावा होगा। 5 महाद्वीप क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, अत्यधिक ठंड, गुप्त क्षेत्र। अर्जुन जब तर्क क्षेत्र में पुनः आया तो वह एक अलग मनोदशा में था। आकाश में स्वर्गीय गहन संप्रदाय के योद्धा सीटी बजाते हुए गुजर रहे थे। उत्तर, पूर्व और पश्चिम के 4 प्रमुख लोग अभी भी स्वर्गीय गहन संप्रदाय के नियंत्रण में थे। बाई कबीले के नेतृत्व में गहन आकाश संप्रदाय ने दुनिया के लगभग 4/5 भाग पर नियंत्रण कर लिया। ये जगह सचमुच बाई कबीले का जड़ी बूटी का बगीचा बन गई थी। अनंत और अक्षय मूल गोलियां अभी भी लगातार परिष्कृत हो रही थीं। अर्जुन को पहले से ही आभास हो गया था कि इससे भी बड़ी विपत्ति आने वाली है। यह आपदा अब सिर्फ 5 महाद्वीपों की दुनिया का मामला नहीं रह गई थी। यह एक श्वेत आपदा हो सकती थी जो सभी स्तरों पर फैल सकती थी। औक क्षेत्र। अर्जुन बर्फ और हवा में लिपटा हुआ अंदर आया। अभी भी दुनिया के इस भूले हुए कोने में खड़े एकाकी वृक्ष घर दिखाई दे रहे थे। हालांकि इस बार अर्जुन का आगमन पिछली बार से पूरी तरह अलग था। अभी उन्हें पहले से ही 5 महाद्वीपों की दुनिया के शिखर पर खड़ा एक मार्शल संत माना जाता था। उसकी वर्तमान शक्ति दूसरे दर्जे के संप्रदाय को नष्ट करने के लिए पर्याप्त से अधिक थी। यह अर्जुन है। जब ओर्क्स ने अर्जुन को देखा तो वे खुशी से झूम उठे और दौड़कर उनकी ओर दौड़े। कुछ वर्षों के बाद अर्जुन बहुत बदल गया था, लेकिन वे अभी भी अर्जुन को स्पष्ट रूप से याद करते थे। यह एक दुखद स्थिति है। शायद ऐसा इसलिए नहीं था कि उनकी यादें बहुत अच्छी थीं, बल्कि इसलिए था कि बहुत कम लोग उनसे मिलने यहाँ आए थे। अर्जुन सूरज की तरह मुस्कुराया। उसने एक छोटे से ग्वाले को उठाया। ये ग्वाला अभी बहुत छोटा था, सिर्फ 5 मीटर लंबा। जब अर्जुन ने अपने विचार कहे तो ऑक्स रो पड़े। अर्जुन ने कहा, ये सभी के लिए कठिन रहा है। मैं पहले सभी को समाज में वापस लाने में मदद नहीं कर पाया। अब जब मेरे पास पर्याप्त शक्ति और प्रभाव है तो मैं तुम्हें ड्रैगन वैली ले जाऊंगा और एक नए गृहनगर में ले जाऊंगा। बड़े भाई, कृपया आसपास के सभी समूहों के लोगों को इकट्ठा करें। सभी मेरे पीछे आएं और इस ठंडी जगह को अलविदा कहें। मैं आपको धूप दिखाने ले चलूंगा। सेंट क्षेत्र, ड्रैगन घाटी। इस दिन सभी राक्षस बाधा के बाहर घबराकर प्रतीक्षा कर रहे थे। दूर से एक प्रकाश की किरण आती दिखी। अर्जुन अपने साथ सैकड़ों हजारों ऑर्क्स लाया। उस पर ड्रैगन वैली में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर राहत की सांस ली गई। फिर सब ने एक साथ जयकारे लगाए। अध्याय 1677। वह जो कुछ भी करना चाहता था लगभग सब कुछ हो चुका था। अभी भी बहुत कुछ करना बाकी था और अब बहुत देर हो चुकी थी। तो फिर पहले ये करते हैं। जब अर्जुन ड्रैगन वैली से बाहर निकला और दाली और लिटिल बग को बाहर पाया तो उसने शादी के भोज के लिए निमंत्रण पत्र निकाला और उस पर एक नजर डाली। तारीख की गणना करने पर पता चला कि बाई वुडाओ की शादी में अभी भी 2 महीने और 13 दिन बाकी थे। ऐसा लग रहा था कि यह उनके अनुमान से 10 दिन अधिक लंबा होगा। इस दौरान अर्जुन को हर दिन असाधारण रूप से लंबा लगता था। 4 महीने से भी कम समय में मानो वह फिर से जीवित हो गया हो। निमंत्रण पत्र को एक तरफ रख देने और ड्रैगन वैली को अलविदा कहने के बाद वह अनंत गुप्त क्षेत्र की गहराई की ओर बढ़ गया। बाकी समय में उसे यथासंभव अधिक से अधिक पवित्र आत्मा पत्थर इकट्ठा करने थे, गिरी हुई स्वर्गीय बिजली को अवशोषित करना था और फिर एक ऐसे समझौते पर पहुंचना था जिस पर वह वापस नहीं लौट सकता था।
उसके और जुवान किंगजू के बीच की नफरत का बदला चुकाना जरूरी था। अब जब उसे याद आया तो उसे अपने पिछले जन्म के कर्म अलग लग रहे थे। थोड़ी सी याद बहुत पुरानी बात लग रही थी। हालांकि जिस दिन से वह आदित्य के रूप में मर गया तब से लेकर अब तक उसने कभी भी जुवान किंगजू से बदला लेने की कोशिश नहीं की थी। अब बाई कबीले और जुवान किंगजू के प्रति उसकी नफरत के अलावा पुराने और नए ऋणों को एक साथ निपटाया जाना चाहिए। अर्जुन ने अपने हाथ में विशाल कृपाण को तौला, उसे अपनी पीठ पर लटकाया और दूर भाग गया। शाश्वत रहस्यात्मक क्षेत्र असीम था। अब तक किसी ने भी इस रहस्यात्मक क्षेत्र की गहराई का सही अर्थों में अन्वेषण नहीं किया था। ये हमेशा से एक रहस्य रहा है। शाश्वत भयंकर जानवर का विभाजन स्पष्ट नहीं था, लेकिन इसकी गतिविधि का क्षेत्र अधिक सटीक रूप से निकाला जा सकता था। इसका अर्थ ये था कि वे गुप्त क्षेत्र के बाहर घेरे के जितना करीब पहुंचते थे, भयंकर जानवरों का क्षेत्र उतना ही कम होता जाता था तथा उनकी संख्या भी उतनी ही कम होती जाती थी। विशाल सुरक्षित शहर में शाश्वत क्रूर जानवरों की संख्या बहुत कम थी। वे अक्सर कुछ दिनों तक भटकते रहते थे, फिर कभी कभार किसी से मिलते थे और उनके शरीर से किसी निम्न श्रेणी के संत आत्मा पत्थर के गिरने की संभावना बेहद कम थी। आप अपना पूरा जीवन भाग्य के भरोसे नहीं जी सकते। इस बार अर्जुन सबसे बुरे हालात के लिए तैयार था। वह उस इलाके में और भी अंदर जाने को तैयार था जहां बहुत कम इंसान पहुंच सकते थे। इस समय उसके पास ताकत, छोटे कीड़े मकोड़े और साथ ही अपनी शक्तिशाली काया थी। सर्वजीवन की आंख के दाव भाग्य से उसका आत्मविश्वास दोगुना हो गया था। वर्तमान में सबसे दूर स्थित सुरक्षित शहर 4 सम्राट गिल्ड और उत्तरी सम्राट गिल्ड का 33वां सुरक्षित शहर था। पिछली बार जब अर्जुन लिटिल सीक्रेट क्षेत्र की खोज में गया था तो वह वास्तव में 33 शहरों को पार कर गया था। अब उसे और भी दूर जाना था। नन्हे कीड़े के लिए रास्ता खोलने की ताकत के साथ अर्जुन को अब ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं थी। न ही उसे इस बात का डर था कि उसकी तेज उड़ान अनंत जानवरों को आकर्षित करेगी। यही तो उसकी सबसे बड़ी उम्मीद थी। उसने अपनी गति में जबरदस्त इजाफा कर दिया। सिर्फ 2 दिनों में ही वह 33 शहरों की सीमा पार कर गया। 2 दिन बाद वह उतनी ही लंबी दूरी तक पैदल चला। पिछले कुछ दिनों से उसने स्वप्न दाव का इस्तेमाल नहीं किया था। उसका क्षेत्र मार्शल सेंट प्रथम स्तर तक पहुंच चुका था। उन मार्शल सेंट बीटल्स का अब अवशोषण मूल्य नहीं रह गया था। स्वप्न शरीर को अपने क्षेत्र को ऊपर उठाने से पहले मार्शल सेंट प्रथम स्तर के ऊपर क्रूर जानवरों को ढूंढकर उन्हें अवशोषित करना था। ये 5वां दिन था जब उसने अनंत गुप्त क्षेत्र में प्रवेश किया था। अर्जुन एक साफ जलधारा के किनारे बैठा खाना खाते हुए पानी पी रहा था। अपने खाली बाएं हाथ और खाली कंधे को देखकर कई वर्षों में यह पहली बार था कि उसे इतना बड़ा अकेलापन महसूस हुआ। अकेलापन हवा की तरह था जो उसे निगल रहा था। उसके विचार 6 दिन पहले वाली शाम की ओर चले गए। ये ड्रैगन वैली छोड़ने से पहले की रात थी। नहीं, मुझे तुम्हारे साथ जाना ही होगा, सांप गुस्से से बोला। अब हमें छोड़कर जाने में क्या हर्ज है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं मौत से डरता हूँ? वैसे मैं तो मरूंगा ही नहीं, अर्जुन ने कहा। तुम्हें पता है कि मैं आगे बाई कबीले के पास जाऊंगा। तुम्हें ये भी पता है कि बाई कबीले के पास असीम रूनिक तलवार है। ये तलवार तुम्हें मार सकती है। बड़े सांप ने कहा, मैं नहीं डरता। दोनों में काफी देर तक झगड़ा होता रहा। आखिरकार अर्जुन ने विनती की, भले ही मैं स्वार्थी हूँ, फिर भी रुक जाए। अगर तुम मर गए तो इस दुनिया में कोई भी मेरे सबसे संपूर्ण अनुभव के बारे में नहीं जान पाएगा। केवल तुम और छोटी गौरैया ही इसके बारे में जानते हो। अगर तुम दोनों अभी भी जिंदा हो तो कम से कम ये साबित कर सकते हो कि मैं कभी इस दुनिया में था। कम से कम अब भी ऐसे लोग हैं जो जानते हैं कि मैं कभी आदित्य था। सांप चुप हो गया। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, इतिहास की लंबी नदी में मैं बस धूल का एक छोटा सा कण हूँ। लाखों, करोड़ों या करोड़ों वर्षों के समय का सामना करते हुए मैं बस एक गुजरता हुआ यात्री हूँ। बड़े सांप, बड़े भाई, तुम ही एकमात्र हो जो इस नदी में कभी नहीं बदलोगे। आपको क्या लगता है कि किसी व्यक्ति को अमर माने जाने के लिए क्या करना चाहिए?
व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि उसे याद रखा जाता है। शायद करोड़ों वर्ष बीत चुके हैं। अर्जुन के अस्तित्व के बारे में कोई नहीं जानता और मेरे वर्तमान युग के बारे में भी कोई नहीं जानता। यदि आप उस समय भी जीवित थे और आप अभी भी मुझे अपने दिल में याद करते हैं और मेरी यादें आपके दिल में हैं, तो मुझे लगता है कि इसका मतलब है कि मैं अभी भी मौजूद हूँ। बड़े सांप की आंखें लाल हो गईं। समय एक अदम्य कृपाण था। अंत में हर कोई इस कृपाण से सिर काट लेगा और अपनी जान गंवा देगा। कोई भी राज्य चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह समय के प्रहार का विरोध नहीं कर सकता, लेकिन एक बड़ा सांप कर सकता है। आखिर इंसान का अस्तित्व कैसा है? क्या वो सांस ले रहा है? क्या वो दिल की धड़कन है? क्या वो आसमान और धरती के बीच घूम रहा है? अर्जुन का मानना था कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो अभी भी उसे याद करता है। अर्जुन ने कहा, मैं एक अकेला व्यक्ति हूँ। मेरे पास परिवार, मित्र, गुरु और साथी शिष्य हैं, लेकिन केवल आप और लिटिल स्पैरो ही मेरे सबसे संपूर्ण अनुभव और कहानी को जानते हैं। इसे ऐसे समझो जैसे मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ। बड़ा सांप इस अनुरोध को अस्वीकार नहीं कर सका। वह अर्जुन को भी अच्छी तरह समझता था। अर्जुन के गुस्सैल स्वभाव के कारण एक बार उसने ऐसा करने का फैसला कर लिया तो उसकी भरपाई करना मुश्किल हो जाएगा। अंत में बड़ा सांप बस इतना ही मान गया। उसने कहा, अगर तुम अभी भी बाई कबीले को जिंदा छोड़ सकते हो तो कृपया ड्रैगन घाटी लौट आओ और मुझे और छोटी चिड़िया को ले जाओ। अर्जुन मुस्कुराया। मिस मेंगडाई, एक बच्चा है जो चाहता है कि आप मेरी देखभाल करें। अर्जुन ने उस पक्षी को, जो कीड़ों को खा रहा था, ड्रीम बटरफ्लाई को सौंप दिया। उस छोटे से पक्षी की छोटी बांह पर एक छोटा और सुंदर सांप के आकार का टैटू था। अब नदी के किनारे अर्जुन ने अपनी खाली बाईं बांह को सहलाया और अकेलेपन की लहर उस पर छा गई। ब्लू स्टोन सिटी चुनाव में भाग लेने से पहले ही उसकी मुलाकात लिटिल स्पैरो से हो चुकी थी। इन वर्षों में चाहे कुछ भी हुआ हो, लिटिल स्पैरो मूलतः उसका पीछा करता रहा। सबसे छोटा अलगाव तब हुआ जब उन्होंने छोटी चिड़िया को सुरक्षित रखने के लिए ड्रीम बटरफ्लाई को सौंप दिया, लेकिन उस समय वह जानता था कि वह उस छोटी चिड़िया को फिर से देखेगा, और इस बार शायद अल्पकालिक अंतर अनंत काल का था। यदि वह बाई कबीले में मर गया तो 6 दिन पहले की वह शाम आखिरी बार होगी जब उसने छोटी चिड़िया को देखा था और बड़े सांप से बात की थी। इस समय वह पुनः अकेला था। केवल एक ही चीज थी, एक बूढ़ा आदमी उसके साथ था और वह थी उसकी कृपाण। अर्जुन ने अपना चेहरा धोया, अपना मूड ठीक किया और अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। दोनों ओर का दृश्य भ्रम की तरह टिमटिमाता और पीछे हटता रहा। पलक झपकते ही 3 दिन और बीत गए। अर्जुन एक निर्जन जगह पर पहुंच चुका था। उसे लगातार कई दिनों तक वहां इंसानों का कोई निशान नहीं मिला था। यह अनंत गुप्त क्षेत्र में अब तक का सबसे गहरा स्थान था जहां वह गया था। केवल एक दिन में अर्जुन ने लगातार 13 अनंत जानवरों का सामना किया था, लेकिन यह उसके लिए कुछ भी नहीं था। अध्याय 1678। वह लगातार एक भयावह स्थान की ओर उड़ता रहा जो खूंखार जानवरों से भरा हुआ था। इस समय वह एक सुरक्षित शहर से बहुत दूर था, जिसके गुप्त क्षेत्र में मनुष्य भी सबसे अधिक गहराई से शामिल थे। ये दूरी मोटे तौर पर 5 महाद्वीपों के क्षेत्र के सबसे दक्षिणी क्षेत्र से उत्तरी क्षेत्र के सबसे उत्तरी क्षेत्र एक्सट्रीम फ्रॉस्ट सीक्रेट क्षेत्र तक की यात्रा के बराबर थी। अकेलेपन के बोझ को परिभाषित करने वाली बात शायद अभी बहुत दूर है। इस बार तो वह सचमुच हद ही कर बैठा था। उसने तरह तरह की अजीबोगरीब घटनाओं का सामना किया था और तरह तरह की अजीबोगरीब जगहें बार बार देखी थीं। एक और दिन बीत गया और आकाश बदल गया। यहाँ की हवा असाधारण रूप से पतली थी। आसमान बिल्कुल काला था और तारे अभूतपूर्व रूप से साफ थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सिर के ऊपर का वातावरण गायब हो गया हो। कुछ लोगों ने कहा कि पवित्र क्षेत्र एक तल के मध्य में स्थित है। ये किसी तल से संबंधित नहीं है, न ही किसी स्थानिक नोड से। यह एक छोटी स्वतंत्र दरार है। इस तरह के स्थान पर अर्जुन ने ऐसी कई चीजें देखी जो उसने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देखी थी, यहाँ तक कि प्राचीन दस्तावेजों में भी नहीं।
इस समय वह जिस क्षेत्र में था वह अभी भी जंगल था, लेकिन इस जंगल के पेड़ अतुलनीय रूप से विचित्र थे। अर्जुन के अपने ज्ञान सिद्धांत के अनुसार इन पेड़ों को अकार्बनिक जीवित चीजें कहा जाना चाहिए। यह अज्ञात था कि किस अजीब प्राकृतिक नियम के कारण यहाँ के पेड़ वास्तव में धातु से बने थे। जीवन के बारे में लोगों की समझ हमेशा एक विशिष्ट दृश्य माध्यम जैसे पानी, लकड़ी, मिट्टी आदि तक ही सीमित रहती है। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि धातु में जीवन होता है, लेकिन अर्जुन ने इसे यहाँ देखा। उसने जो देखा वह एक प्रकार की धातु थी जो लकड़ी के साथ खेल रही थी। उन्होंने एक पेड़ के तने को सहलाया और प्रकृति के चमत्कारों पर विलाप किया। इस पेड़ का लगभग 2/3 क्षेत्रफल शुद्ध धातु से बना था और बाकी 1/3 लकड़ी से। ऐसा लग रहा था मानो धातु और लकड़ी का अद्भुत मेल हो। उन्होंने अपने विशाल कृपाण से पेड़ के तने को सावधानी पूर्वक काटा और पाया कि धातु के तने के अंदर अभी भी तरल पदार्थ मौजूद है जो धीरे धीरे पोषक तत्वों को पहुंचा रहा है। ये चीज वाकई अजीब है। क्या इसे अकार्बनिक जीव कहते हैं? ये काफी प्रभावशाली है। अर्जुन जिया ने आदतन जानबूझकर ऐसा कहा, लेकिन काफी देर बाद भी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे अचानक याद आया और वह मुस्कुराया। क्या हुआ? बड़ा सांप तो ड्रैगन वैली में ही रुका है, पर मुझे तो इस तरह की चीजों की आदत ही नहीं रही। उसने पेड़ से एक फल तोड़ा। फल का 2/3 हिस्सा धातु और 1/3 हिस्सा मांस था। ये सचमुच स्टील का जंगल था। जीवन का चमत्कार यहाँ चुपचाप इस तरह पनप रहा था कि किसी को पता ही नहीं चला। वह आगे बढ़ता रहा। इस विशाल जंगल से गुजरने के बाद उसके सामने के पेड़ पूरी तरह से शुद्ध धातु में बदल गए थे। धातु कोई जीव नहीं था, लेकिन अर्जुन बिजली की प्रकाश विद्युतीय आंखों के माध्यम से धातु के पेड़ों में प्रबल जीवन शक्ति देख सकता था। इसके बाद तो और भी विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई। यहाँ उन्होंने पौधों के अलावा अन्य जीवों, कुछ विशुद्ध रूप से धात्विक कीटों की खोज शुरू की। एक छोटी सी लेडीबग अर्जुन के कंधे पर आकर बैठ गई। उसने लेडीबग को नीचे दबाया और उसे अपनी आंखों के सामने रखा। लेडीबग का पूरा शरीर लोहे के हरे रंग का था, जिसे उसने अपने हाथों से दबाया हुआ था, और धातु के कुचलने की चरम राहत सुनाई दे रही थी। लेडीबग कुचला गया और उसके शरीर से एक तीखा तरल पदार्थ निकला। ये तरल पदार्थ दरअसल एक तरल धातु था, लेडीबग का खून। इस शुद्ध इस्पात जंगल के सामने 2 ऊंचे पहाड़ थे। ये दोनों पहाड़ स्वर्ग की राह में रुकावट की तरह थे, लेकिन साथ ही एक अज्ञानी इंसान की तरह भी। जब वे दुनिया के अंत पर पहुंचे तो उन्हें अचानक पता चला कि दुनिया का सबसे दूर का हिस्सा असल में एक दीवार थी। इससे लोगों को ये भी एहसास हुआ कि दीवार के बाहर कुछ भी नहीं है। हालांकि 2 दीवारों के पीछे समूह की जीवन शक्ति में अविश्वसनीय उतार चढ़ाव था। अंदर जरूर बड़ी संख्या में अजीबोगरीब जीव होंगे। हो सकता है कि वे अनंत क्रूर जानवर भी हों। अर्जुन ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया, फिर तुरंत उड़ान भरी और 2 पहाड़ों के बीच की खाई की ओर उड़ चला। लेकिन इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि उन्होंने यहाँ वास्तव में मनुष्यों को पाया था। साथ ही ऐसे खंडहर भी थे जो मनुष्यों द्वारा छोड़े गए खंडहरों जैसे ही दिखते थे। 2 विशाल पहाड़ों के बीच एक अतुलनीय रूप से विशाल पत्थर का द्वार था। ये पत्थर का द्वार 10,000 फीट ऊंचा था और द्वार के शीर्ष पर 2 उड़ते हुए ड्रैगन पत्थर की मूर्तियां उकेरी गई थीं। पत्थर के दरवाजे के दोनों ओर 2 विशाल मूर्तियां खड़ी थीं जो 3000 मीटर की दूरी पर थीं। यह मूर्ति 2 लंबे और हटे कट्टे योद्धाओं की थी। उनमें से एक के हाथ में एक अजीबोगरीब हथियार था। ये हथियार कुछ ब्रश जैसा था। दूसरी मूर्ति झुकी हुई थी, मानो किसी भी पल झपट पड़ेगी। उसके हाथ में भी एक अजीब सा हथियार था। वह हथियार किसी अजगर जैसा था। अर्जुन ने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी थी। मानव हथियार का आकार और संरचना बहुत सरल थी। आमतौर पर ये काटने और हथौड़े से ठोकने की सुविधा के लिए होता था। बहुत कम लोग हथियार को किसी प्राणी जैसा बनाते थे। जाहिर है यह कोई अच्छा विचार नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि मूर्ति में हाथ में ड्रैगन जैसा हथियार दिखाया गया हो? ये ड्रैगन जैसा हथियार नहीं, बल्कि असली ड्रैगन था। पत्थर के दरवाजे को देखकर अर्जुन सोच भी नहीं पा रहा था कि ये दरवाजा यहाँ कब से मौजूद है।
ऐसा लग रहा था मानो ये पीले ग्रह पर खोई हुई सभ्यता से भी ज्यादा पुराना हो। मनुष्यों को ज्ञात जीवन रूपों का अनुमान करोड़ों साल पहले के जीवाश्मों से लगाया जा सकता है। ये बहुत प्राचीन जीव हैं, कुछ अर्ध ड्रैगन जैसे दिखते हैं। ये आमतौर पर बड़े होते हैं। उसके सामने वाला पत्थर का दरवाजा असल में उन जीवाश्मों से भी पुराना था। शायद वह कई अरब साल पुराना होगा। जियांग अर्जुन को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि उसने वास्तव में दो विशाल पत्थर के दरवाजों के बीच से फुसफुसाहट की आवाज सुनी थी। अर्जुन का पूरा दिल अचानक उसके गले तक आ गया। क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ अभी भी प्राचीन मानव रहते हों? क्या ऐसा हो सकता है कि वह किसी अज्ञात सभ्यता को देखने जा रहा था? वह बड़ी सावधानी से दरवाजे की बड़ी दरार से अंदर घुसा और चुपचाप अंदर झांका। हालांकि जब उसने अंदर देखा तो उसे बहुत निराशा हुई। पता चला कि वह किसी प्राचीन सभ्यता का वंशज नहीं था, बल्कि एक आधुनिक मार्शल कलाकार था। आधुनिक पोशाक पहने और 4 सम्राटों के संघ का प्रतीक चिन्ह पहने सैकड़ों विशेषज्ञ एक विशाल हॉल में बैठे थे। कुछ बातें कर रहे थे तो कुछ आंखें बंद करके आराम कर रहे थे। इन लोगों के क्षेत्र बहुत ऊंचे थे, आमतौर पर मार्शल संघ क्षेत्र के 9वें स्तर के आसपास, और यहाँ तक कि उनमें से एक छोटे से हिस्से के पास स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र के पहले स्तर का क्षेत्र था। उन्होंने अर्जुन को भी देखा और उत्सुकता से उसकी ओर देखा। ये देखकर कि अर्जुन एक मार्शल सेंट फर्स्ट लेयर मार्शल कलाकार था, सभी ने रुचि खो दी और अपने अपने काम पर वापस चले गए। एक सुंदर महिला उत्सुकता से पास आए और बोली, छोटे बच्चे, तुम इतनी गहराई में क्यों भागे? क्या तुम रास्ता भटक गए थे? अरे, तुम रास्ते में यहाँ कैसे पहुँच गए? क्या तुम्हें किसी खूंखार जानवर ने रोककर मार नहीं डाला? यह एक चमत्कार ही था कि अर्जुन इतनी गहराई तक पहुँच पाया। हालांकि ज्यादातर लोग अर्जुन के आगमन के प्रति उदासीन थे, जो दर्शाता है कि उनके दिलों में कुछ ऐसा जरूर था जिसकी उन्हें ज्यादा परवाह थी और जो उनका ध्यान आकर्षित कर रहा था। फिलहाल अर्जुन के पास यह अनुमान लगाने का कोई तरीका नहीं था कि वह क्या था। अध्याय 1679। इस महिला के लंबे चांदी जैसे बाल थे। ये बेहद दुर्लभ था, यहाँ तक कि उसकी पुतलियां भी चांदी जैसी थीं। ये बहुत ही अजीब और खूबसूरत था। उसकी काली पुतलियां और शुद्ध चांदी जैसी पुतलियां असाधारण आकर्षण से भरी हुई थीं। उसके पास मार्शल सेंट क्षेत्र का 9वां स्तर था, जिसे पहले से ही बहुत शक्तिशाली माना जाता था। वह अर्जुन के बारे में बहुत उत्सुक थी और उसे देखती रही। अर्जुन ने इस स्थान में प्रवेश करने से पहले ही अपनी विभिन्न विशेषताओं को पूरी तरह से बदलने के लिए भ्रामक छिपी विरोधाभास तकनीक का उपयोग कर लिया था। महिला अर्जुन की उत्पत्ति को समझने में असमर्थ थी, लेकिन अर्जुन उसकी उत्पत्ति को समझने में सक्षम थी। अर्जुन को सुखद आश्चर्य हुआ, क्या आप हाओरान संप्रदाय की वरिष्ठ बहन हैं? किसी दूसरे देश के व्यक्ति से मिलना एक संयोग था। महिला दंग रह गई और उसने उत्सुकता से पूछा, क्या आप वास्तव में प्रकृति संप्रदाय के बारे में जानते हैं? क्या ये हो सकता है कि आप 5 महाद्वीपों के दायरे से हैं? वरिष्ठ भाई जिन फैंग, जल्दी से आ जाओ, यहाँ प्रकृति संप्रदाय से एक कनिष्ठ है। जैसे ही महिला ने उनका अभिवादन किया, लोगों का एक बड़ा समूह तुरंत वहाँ इकट्ठा हो गया। इनमें लगभग 30 लोग थे, जिनमें पुरुष और महिलाएं दोनों थे, लेकिन वे सभी युवा दिख रहे थे। क्या आप हाओरान संप्रदाय से हैं? सभी लोग अर्जुन के चारों ओर इकट्ठा हो गए और उसकी ओर इशारा करने लगे। इस समूह में एक बड़ा वरिष्ठ भाई भी था जो नेता था। वह स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र के प्रथम स्तर का स्वामी था। इस हॉल में भी वह विशेषज्ञों की सर्वोच्च श्रेणी में आता था। ये व्यक्ति वही था जिसे महिला ने वरिष्ठ भाई गेल कहा था। अर्जुन ने उत्साह से सिर हिलाया, हाँ, मैं हाओरान संप्रदाय का अनुयायी हूँ। वरिष्ठ भाई जिन फैंग ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन मैं आप पर प्रकृति संप्रदाय की साधना पद्धतियों के उतार चढ़ाव को महसूस नहीं करता। अर्जुन ने तुरंत अपने क्यूई संप्रदाय के झेंग्यांग शिखर की साधना तकनीक प्रसारित की। ओह, ये सही है, सभी ने सिर हिलाया। अर्जुन ने कहा, मैंने पहले हाओरान संप्रदाय में प्रवेश किया था, लेकिन मैं तब से बाहर ही घूम रहा हूँ।
मैंने कई विभिन्न मार्शल आर्ट तकनीकें सीखी हैं, इसलिए मेरी मार्शल आर्ट के उतार चढ़ाव इतने विशिष्ट नहीं हैं। अर्जुन ने अपनी स्थिति को समझाने के लिए बहुत ही उचित कारण का इस्तेमाल किया। वरिष्ठ भाई जिन फैंग मुस्कुराए और बोले, चूंकि आप प्रकृति के स्वभाव संप्रदाय के शिष्य हैं, इसलिए हर कोई हम में से एक है। लोगों के इस समूह ने एक के बाद एक अपना परिचय दिया, जिससे अर्जुन को उनकी उत्पत्ति समझने में मदद मिली। पता चला कि ये लोग बहुत वरिष्ठ थे। ये सभी हाओरन संप्रदाय की 7वीं और 8वीं पीढ़ी के अनुयायी थे और सभी की उम्र 100 साल से ज्यादा थी। हालांकि अर्जुन हाओरान संप्रदाय की 23वीं पीढ़ी के शिष्य थे। उनके बीच काफी अंतर था। वरिष्ठता के संदर्भ में इन लोगों की वरिष्ठता लगभग जू कइयुए के बराबर थी। हालांकि मार्शल आर्टिस्ट बहुत लंबे समय तक जीवित रहे थे। जू कइयुए ने इतनी वृद्धावस्था में अर्जुन को स्वीकार कर लिया था, इसलिए उनकी वरिष्ठता को भूलना आसान नहीं होगा। इसलिए आमतौर पर सभी लोग अब भी उम्र को ही पैमाना मानते थे। बड़ा भाई और बड़ी बहन होता था और छोटा भाई बड़ा भाई और छोटा भाई होता था। अर्जुन से बात करने वाली पहली महिला का नाम गु शिलियांग था, जो एक बहुत प्राचीन नाम था। वेस्ट कूल एक स्थान का नाम होना चाहिए। गु जिलियांग पश्चिम शांत को देखो, ये हो सकता है कि मिस होम। ये लोग विनम्र और उदार थे और अर्जुन को पहली नजर में ही उनके बारे में अच्छी धारणा हो गई। क्योंकि गुरु एक ही संप्रदाय से बाहर, हर कोई तुरंत अर्जुन से परिचित है कि गुशी शांत लड़की ने पूछा, अर्जुन कैसे आना है। अर्जुन एक दिखावटी कारण पाया, लापरवाही से थोड़ी देर के लिए प्रोविसाटिव भी चला गया। ये कैसी जगह है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अर्जुन ने पूछा। तब मिस गु जिलियांग ने अर्जुन को समझाया, उनके लिए ये भी एक अनजान क्षेत्र था। ऐसा इसलिए था क्योंकि स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र का एक मार्शल कलाकार इस गुप्त क्षेत्र में रास्ता भटक गया था। काफी समय तक यात्रा करने के बाद उसे संयोग से इस जगह का अस्तित्व पता चला। बाद में 4 सम्राटों के संघ ने बड़ी संख्या में लोगों को उसकी खोज के लिए भेजा, लेकिन 3 साल बाद भी वे इस स्थान को खोजने में असमर्थ रहे। गुप्त क्षेत्र बहुत बड़ा था। मार्शल आर्टिस्ट वु चुआंग के पास कोई समय निर्देशांक नहीं था। वह केवल धुंधली दूरी ही बता पा रहा था, जिससे इस जगह को ढूंढना बेहद मुश्किल हो गया था। 3 दिन पहले वे अंततः इस प्राचीन पत्थर के द्वार को खोजने में सफल रहे। कई मार्शल कलाकार एक के बाद एक यहाँ पहुँचे और यहाँ जंगल खोलना चाहते थे। संयोगवश अर्जुन भी इस मामले की शुरुआत में टकरा गया। अर्जुन का वर्तमान स्थान प्राचीन पत्थर के दरवाजे के पीछे एक हॉल था। वह आगे बढ़ता रहा। हॉल में कई रास्ते थे और हर रास्ता पत्थर के दरवाजे से बंद था। पहली नजर में वहां 70 से ज्यादा रास्ते थे। हर रास्ते के पत्थर के दरवाजे अच्छी तरह से बंद थे, जिससे पता चलता था कि उन्हें अभी तक किसी ने नहीं खोला था। तेज हवा ने कहा, कोई नहीं जानता कि उन सुरंगों के पीछे क्या है। हमें सावधान रहना होगा, वरना एक भी लापरवाही बड़ी मुसीबत बन सकती है। अर्जुन ने ऐसा गहराई से सोचा, लेकिन उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि हर कोई किसी घटना के घटित होने का इंतजार कर रहा है, लेकिन कोई भी अंदर जाकर देखना नहीं चाहता है। जिन फैंग मुस्कुराए और बोले, हमारी ताकत के साथ हमारे पास इतना साहस नहीं है। हम स्वर्गीय शब्द निर्माण विशेषज्ञों के आने का इंतजार कर रहे हैं। उनके आने पर ही हमें ज्यादा भरोसा होगा। अर्जुन ने भौहें चढ़ाई। बाई परिवार, बेशक ये बाई कबीला है, उनकी ताकत हमसे कहीं ज्यादा है। उनके यहाँ होने से हम निश्चिंत हो सकते हैं, मिस शिलियांग ने मुस्कुराते हुए कहा। अर्जुन ने भौहें चढ़ाई और कहा, वरिष्ठ भाइयों, वरिष्ठ बहनों, क्या आप नहीं जानते कि हमारे गृहनगर पर बाई कबीले ने आक्रमण किया था? जब अपने गृहनगर के पतन की बात आई तो आश्चर्य की बात ये थी कि हाओरान संप्रदाय के इन मध्यम आयु वर्ग के लोगों को जरा भी दुख नहीं हुआ। इसके बजाय वे सभी उदासीन थे। शिलियांग ने कहा, गृहनगर 5 महाद्वीपों का क्षेत्र हमारे लिए पहले से ही बहुत दूर है। अर्जुन ने कहा, लेकिन आप सभी हाओरान संप्रदाय से हैं। शिलियांग मुस्कुराए और बोले, चलो अब इस बारे में बात नहीं करते, पहले तुम्हारे बारे में बात करते हैं। तुम्हें जल्दी से यहाँ से चले जाना चाहिए। तुम्हारी साधना के आधार पर ये जीवित रहने के लिए पर्याप्त नहीं है।
तो मैं तुम सबको चिंता नहीं करने दूंगी। मैं अपनी स्थिति से निपटने का कोई उपाय खुद सोचूंगी। अर्जुन का स्वर ठंडा हो गया। पश्चिम शांत मुस्कान, भी अधिक मत कहो। वफादारी और पितृभक्ति एक प्रकार का नैतिक चरित्र है और इसका कानून से कोई संबंध नहीं है। अर्जुन दूसरों की आलोचना करने के योग्य नहीं है और अपने ही संप्रदाय के प्रति विश्वासघाती और पितृभक्त है। लेकिन इसी तरह अर्जुन में भी उनकी आलोचना करने का कोई गुण नहीं था। बेशक उन्हें पसंद करने का कोई कारण भी नहीं था। अर्जुन की राय में ये लोग बुरे नहीं थे, लेकिन उनमें रीढ़ की हड्डी नहीं थी। उसका अपना घर तो दूसरों ने बर्बाद कर दिया था, फिर भी वे अब भी यहाँ थे। भाई परिवार के साथ बातें कर सकते थे, हंस सकते थे और साथ मिलकर काम कर सकते थे। न रीढ़, न गरिमा, गुलामी। तुम लोग डरे हुए हो, मैं नहीं डरा हूँ। अर्जुन ने ये वाक्य छोड़ दिया और एक गलियारे की ओर चल पड़ा। ऐसा प्रतीत होता है कि वह इस तथ्य की ओर संकेत कर रहे थे कि किसी अन्य ने पहले रहस्यमय मार्ग में प्रवेश करने का साहस नहीं किया था, लेकिन इसका तात्पर्य ये था कि हाओरन संप्रदाय के शिष्यों के इस समूह ने बाई कबीले के साथ झगड़ा करने का साहस नहीं किया था। शी लियांग, गेल और अन्य लोग अर्जुन की पीठ को उदासीनता से देख रहे थे। मिस शी लियांग ने कहा, वह बहुत युवा है, बहुत कम अनुभवी है, पर्याप्त परिपक्व नहीं है। ये शब्द अर्जुन की उत्कृष्ट श्रवण शक्ति द्वारा सुने गए। वह बहुत ही तिरस्कारपूर्ण था। अगर परिपक्वता की कीमत धीरे धीरे अपनी गरिमा को त्याग कर एक बिना रीढ़ वाले कुत्ते की तरह जीना है, तो वह जीवन भर एक बचकाना इंसान बनकर रहना पसंद करेगा। अध्याय 1680। पवित्र क्षेत्र में अर्जुन को जिन हाओरान संप्रदाय के शिष्यों का सामना करना पड़ा था, उन्होंने उसे बार बार निराश किया था। घर की परिभाषा क्या है? घर छोड़कर फूलों की दुनिया में कदम रखने के बाद इंसान अपना शहर भूल जाता है। यद्यपि उनके अपने घर को दूसरों द्वारा रौंदा गया और अपमानित किया गया, फिर भी उन्होंने कहा कि यह अब उनका अपना घर नहीं है और इसे परिपक्वता कहा। जब अर्जुन एक गलियारे के प्रवेश द्वार पर गया और उसे खोलने के लिए तैयार हुआ, अचानक एक साया अर्जुन के पास से गुजरा। एक तेज तलवार अर्जुन की गर्दन पर टिकी हुई थी। वह एक दुबला पतला लंबा तलवारबाज था। उसके चेहरे पर ठंडक थी और आंखें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं। उसने गहरी आवाज में कहा, एक और कदम आगे बढ़ाओ और मर जाओ। ये व्यक्ति मार्शल सेंट क्षेत्र के 9वें स्तर पर था और उसका क्षेत्र बहुत शक्तिशाली था। जब वह बोलता था तो तुरंत दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। सबकी निगाहें अर्जुन पर टिक गईं। कुछ तो हौंफ रहे थे और उन्हें अर्जुन की इस छोटी सी आकृति की जरा भी परवाह नहीं थी। कुछ लोगों ने उनके कंधे पर हाथ रखा और उपहास किया, जिससे जीवंत रवैया प्रदर्शित हुआ। मैं अंदर नहीं जा सकता, अर्जुन ने कहा। इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? लंबे और पतले तलवारबाज ने कहा, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है कि आप जीना या मरना पसंद करते हैं, लेकिन इसका मुझसे लेना देना है कि आप यहाँ जबरन घुस आए हैं। यदि आप जल्दबाजी में अंदर घुस आए तो आप हमें भी अपने साथ मौत के मुंह में धकेल देंगे। अर्जुन ने कहा, तलवार हटाओ। तलवारबाज ने व्यंग्यपूर्वक कहा, यदि मैं इसे न लूं तो क्या होगा? अर्जुन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और अपनी पीठ पर लगे मूठ को पकड़ लिया। तलवारबाज भी भयावह रूप से हंसा। उसके हाथ में तलवार भिन भिनाने और कांपने लगी। अगले ही पल वह अर्जुन का सिर काटने ही वाला था। अरे, ये हमारा छोटा भाई है, यह ज्यादा समझदार नहीं है। चिंता मत करो, बड़े भाई। जिन फैंग ने झुंझलाकर अपनी उंगली से तलवारबाज की तलवार दूर फेंक दी। मुझे चेहरा दिखाओ, उसने कहा। जब तलवारबाज ने तेज हवा को आते देखा तो उसने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, यह एकमात्र बार है, यह अगली बार नहीं होगा। तेज हवा ने अर्जुन को पीछे खींच लिया और शी लियांग ने आकर कहा, छोटे जूनियर भाई, मुझे पता है कि आपके मन में हमारे बारे में एक राय है। अर्जुन ने उसके कंधों को गले लगाया और कहा, मानव स्वभाव पतला और ठंडा है, घर की याद नहीं। पश्चिम की मस्त लड़की शर्मा गई। मत बोलो। अर्जुन ने बातचीत करना बंद कर दिया और उसके पास निर्दयी और अधर्मी लोगों के समूह के साथ बात करने के लिए कुछ भी नहीं था। तेज हवा ने उसे अपनी जान की परवाह किए बिना बचाया। उसे ये भी डर था कि अगर उसने दरवाजा खोला तो उनकी जिंदगी में दखलंदाजी हो जाएगी। अन्यथा जब वह वहां गया तो उसने उसे क्यों नहीं रोका?
तभी दरवाजे के बाहर से कदमों की आहट सुनाई दी। फिर सफेद वस्त्र पहने 30 पुरुष और महिलाएं अंदर आए। बाई कबीला स्वर्ग क्षेत्र का विशेषज्ञ था। जैसे ही बाई कबीले का आगमन हुआ, हॉल में मौजूद सभी लोग सम्मानपूर्वक एक साथ खड़े हो गए। बाई कबीले के ये 30 सदस्य 3 10 व्यक्ति स्क्वाड्रन थे। प्रत्येक 10 व्यक्ति स्क्वाड्रन एक टीम थी। प्रत्येक टीम का एक कप्तान था जो स्वर्गीय क्लेश के प्रथम स्तर पर था। शेष सभी सदस्य मार्शल सेंट चरण के 9वें स्तर पर थे। न केवल उनकी साधना का आधार असाधारण रूप से ऊंचा था, बल्कि उनकी शक्ति भी पर्याप्त थी। बाई हुआ, तुम यहाँ हो। गेल ने एक कप्तान का अभिवादन करते हुए जोर से हंसा। बाई कबीले के कप्तान ने सिर हिलाया और कहा, तेज हवा भी आ गई है। ये हमसे पहले आ गई थी। गेल ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, ये तो हम जैसे छोटे लोग ही हैं। मुझे उम्मीद है कि हमें कुछ लाभ मिल सकता है, इसलिए मैं समय से एक कदम आगे आकर इंतजार कर रहा हूँ। इस बिंदु पर जिन फैंग ने अपनी मुट्ठियां आकाश की ओर उठाईं और कहा, हालांकि बाई कबीले के वरिष्ठ भाई नहीं आए। स्वाभाविक रूप से हम छोटे पात्र पहले हमला करने की हिम्मत नहीं करते। बाई हुआ नाम का व्यक्ति 30 वर्ष का लग रहा था, लेकिन उसकी वास्तविक आयु 50 वर्ष से अधिक नहीं थी। अर्जुन ये बर्दाश्त नहीं कर सका कि बाई हुआ को वरिष्ठ भाई कहा जाए, भले ही वह 100 साल से अधिक उम्र का था। बाई हुआ ने स्वाभाविक रूप से इसका आनंद लिया और अहंकार से कहा, तुम बंदर के बच्चे, तुम्हारे मुंह शहद से भी अधिक मीठे हैं। मैं सच कह रहा हूँ, जिन फैंग ने कहा। स्वर्गीय शब्द पीढ़ी के विशेषज्ञ शक्तिशाली हैं। वे सभी लोगों में जाने जाते हैं। क्या अब भी तुम्हें मेरी चापलूसी की जरूरत है? बाई हुआ और अन्य 2 कप्तान एक दूसरे को देखकर जोर से हंस पड़े। वेस्ट ने उन्हें शांत किया। साथ ही अन्य अपरिचित मार्शल कलाकारों ने भी माफी मांगते हुए हंसते हुए एक तरफ खड़े हो गए। बाई कबीले के लोग हंसे और वे जल्दी से हंसे। जब बाई कबीले के लोग बोलने लगे तो उन्होंने जल्दी से अपना मुंह बंद कर लिया। वे सचमुच अच्छे सेवक थे। अर्जुन अकेला था जो न हंसा न बोला। उसने बस बाई कबीले की तरफ देखा और उसका ध्यान फिर से गलियारों पर केंद्रित हो गया। बाई हुआ ने पहली नजर में ही अर्जुन को देख लिया। तभी उसे पूछने का मौका मिला, ये कौन लाया? ये देखकर कि बाई हुआ दुखी लग रहा था, गेल ने जल्दी से कहा, कौन जानता है, वह तो बस एक बच्चा था जो बीच रास्ते में भटक गया था और गलती से अंदर घुस आया था। अर्जुन ने गेल को अर्थपूर्ण ढंग से देखा। तेज हवा का ऐसा असर हो रहा था मानो वह दिखाई ही न दे। बाई हुआ ने कहा, जल्दी करो और इस तरह के गुलाम को बाहर निकालो। वरिष्ठ भाई बाई हुआ, नाराज मत होइए, मेरे पास एक अच्छी योजना है। हम उन सुरंगों का पहले ही अवलोकन कर चुके हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें बहुत समय से खोला ही नहीं गया है। हमें नहीं पता कि अंदर कैसा दृश्य है। संयोग से यह मार्शल सेंट लेवल 1 का बच्चा यहाँ है। हम उसे किसी गलियारे में फेंक सकते हैं और रास्ता तलाश सकते हैं। मिस शी लियांग चौंक गईं और बोली, वरिष्ठ भाई। आसपास के बाहरी लोग भी चौंक गए। सब ने तेज हवा को देखा, लेकिन थोड़ी देर बाद सब फिर से हंसने लगे। ये सभी उच्च स्तरीय मार्शल कलाकार थे। अर्जुन और जिन फैंग के बीच पहले हुई बातचीत बाहरी लोगों ने साफ सुनी थी। वे जानते थे कि जिन फैंग और अर्जुन उनके सह शिष्य थे। मार्शल आर्ट की दुनिया में ऐसे भी दौर थे जब साथी मार्शल भाई अपने भाइयों से ज्यादा समय एक साथ बिताते थे। अगर सबको एक साथ लड़ना हो और जिंदगी मौत का सामना एक साथ करना हो तो उनके बीच का रिश्ता वाकई बेमिसाल होता था। लेकिन जैसे ही जिन फैंग ने बात की, उसने अर्जुन को बेच दिया। न सिर्फ उसने बेचा, बल्कि इतना नुकसानदेह कदम भी उठाया। सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए, यद्यपि वे सब पुनः हंस पड़े। सिर्फ अर्जुन को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उसने पहले भी बहुत से लोगों को देखा था। वह अच्छी तरह जानता था कि गेल जैसे किसी व्यक्ति के साथ क्या हो सकता है। बाई हुआ जोर से हंसा और बोला, ये तरीका बहुत बढ़िया है। चलो इसे चारे की तरह इस्तेमाल करते हैं। पहले इसे डालते हैं और देखते हैं कि हम किस तरह की बड़ी मछली निकाल सकते हैं।
आओ दरवाजा खोलो। एक झटके में बाई हुआ अर्जुन के पास आया, एक हाथ से अर्जुन का कॉलर पकड़ा और उसे ऊपर उठा लिया। आगे तलवारबाज एक गलियारे के प्रवेश द्वार पर पहुंच चुका था। वह रास्ता खोलने के लिए तैयार था और बाई हुआ के अगले आदेश का इंतजार कर रहा था। जहां तक बाई हुआ की बात है, उसने अपना मुंह अर्जुन के कान के पास ले जाकर फुसफुसाया, तुम्हें लगता है कि मैं कुछ नहीं जानती? मैं वास्तव में बहुत समय पहले आई थी और दरवाजे के बाहर तुम्हारी बातचीत स्पष्ट रूप से सुनी थी। बच्चे, तुम्हारे मरने के बाद भूत बन जाने के लिए मुझे दोष मत देना, अपने अच्छे बड़े भाई को दोष देना। हा। अर्जुन उदासीन और भावशून्य रहा और केवल तेज हवा को देखता रहा। गेल खुद को शर्माने से नहीं रोक सका और उसने अर्जुन की ओर देखे बिना अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। मिस वेस्टकूल वे सहन नहीं कर सकते, लेकिन कोई भी अर्जुन के लिए बोलने के लिए खड़ा नहीं हुआ। हर कोई अभी भी बात करने और हंसने का नाटक कर रहा था। ही हा। इस समय तक अर्जुन ने इन लोगों पर से पूरी तरह से भरोसा छोड़ दिया था। एक समय की बात है, वह हावरन संप्रदाय के लोगों को खींचकर अपने संग में शामिल करना चाहता था, लेकिन अब यह विचार बहुत हास्यास्पद लग रहा था। भले ही यह मैं ही हूँ, यह आखिरी बार है जब मैं भावुक हो रही हूँ। अर्जुन मुस्कुराए और आत्महीनता से बोली, दरवाजा खोलो। बाई हुआ ने कहा। तलवारबाज ने गलियारे के छोटे दरवाजे को आधा काट दिया। उसी समय बाई हुआ ने अर्जुन को भी अंदर फेंक दिया।